नहीं है, कोविड से आपको लड़ना है। जब मैं कोविड-19 की बात करती हूँ और जब ये बात मैंने एप्पल का फोन आजकल सब यूज करते हैं, तो सिरी को बोला, सिरी व्हाट इज कोविड-19, प्लीज मेरे को बताइए कोविड-19 के सिम्टम्स क्या है। तो सिरी ने बताया, बुखार है, सर्दी कफ है, गला दुखता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा जैसा लगता है, ये सिरी ने बताया। ठीक है, तो आज से सालों साल, कितने भी साल आप देख लो, बुखार नया नहीं है, सर्दी खांसी गला बैठना नया नहीं है। नाक में जब भी सर्दी कफ होता है तो आदमी की सुगंध चली जाती है, आदमी को कुछ भाता नहीं है, टेस्ट का अनुभव नहीं होता है। तो ये चीजें तो हमें सालों से पता है, फिर भी इससे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इसका नया नाम दे गया है कोविड-19, और ये सब सिम्टम्स को बता दिया है कोविड-19, कोविड-19, कोविड-19। अब इससे डरने नहीं और इससे लड़ने के लिए आयुर्वेद के पास क्या शक्ति है? मैं आज तक इस 1.25 साल में, जब से कोविड-19 की चर्चा शुरू हुई है, 1.25 साल में 4,500 से 5,000 लोगों को इसमें से निकाल के बाहर, अस्पतालों से बाहर निकाला है, वेंटिलेटर से बाहर निकाला है, ऑक्सीजन लगे हुए लोगों को, बाईपैप लगे हुए लोगों को बाहर निकाला है। इसलिए ये सेमिनार आपके लिए लेके आई हूं कि आपको कोविड-19 से डरना नहीं है, आपको कोविड-19 से लड़ना है। कैसे लड़ना है? क्या करेंगे? आप आयुर्वेद भूल चुके हो, इसलिए आप डर रहे हो। आयुर्वेद में जब सबसे पहला जो लक्षण है कोविड-19 का, हुआ है माइल्ड फीवर एंड फटीग, यानी बुखार और शरीर टूटना। अब आप बुखार होते ही आज के दिन गोली खाते हो, बुखार उतारते हो। बुखार क्यों होता है वो समझिए। आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा आमाश्रयाश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम ज्वरदा स्युः रसानुगा। पटपट बोल गई, क्या बोल गई पता नहीं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मिथ्या आहार और विहार यानी गलत खाना खाना और गलत, रॉन्ग फूड, रॉन्ग डाइट एंड रेजिमेंट से जब दोष पेट में आते हैं और जो पेट की अग्नि है वो बाहर निकल जाती है और अपने कोष्ठ से शाखा में आ जाती है, यानी हाथ गरम, पैर गरम, माथा गरम, तब बुखार आता है। यानी बुखार जो आता है वो शरीर में जब दोष हो तभी आएगा। अब दोष पेट में है, ऐसा लिखा है आमाश्रयाश्रय, आमाशय में, पेट में आपके दोष है। तो आप अगर उस बुखार को उतारने की गोली खाते हो, कोई भी गोली आप खाते हो, वो पचेगा पेट से, पाचक अग्नि तो पेट की है, और कहीं तो गोलियां पचती नहीं है। तो आप पेट में ऑलरेडी तकलीफ है, उसके साथ बुखार उतारने की गोली दे रहे हो, तो वो गोली पचेगी कैसे? क्योंकि आप खाना खा रहे हो। अब आयुर्वेद ऐसा बोलता है, ज्वरे लंघनम श्रेष्ठम, दीपनम पाचनम ज्वरे लंघनम श्रेष्ठम, यानी ज्वर में जो पेट में तकलीफ हुई है, पेट में जो दोष कलेक्ट हुए हैं, अब मॉडर्न साइंस उसको वायरस बोल रहा है, उसको बैक्टीरिया बोल रहा है, उसको इन्फेक्शन बोल रहा है, हम उसे वात पित्त कफ दोष मानते हैं। इस दोष को, पेट में जो अक्यूमुलेट हुआ है, उसको निकाल के बाहर फेंकना है। तो कोई भी जरा पेट से चीजें या तो उल्टी से निकलती है या पोटी से निकलती है, 2 ही द्वार है, या कभी नाक से कफ निकलेगा, पर शरीर से निकलने के तो ये 3 ही द्वार है। तो हम क्या करते हैं, हम 3 दिन, जो कोविड-19 सरकार 14 दिन क्वारंटाइन बता रही है, लोग बोलते हैं 14-14 दिन के ट्रीटमेंट के कोर्स के बाद भी हमें थकान लगती है, बाद भी हमें कुछ ना कुछ होता है, वो चीज को हम 7 दिन में मिटा रहे हैं। और 8वें दिन आपका आरटी-पीसीआर नेगेटिव होगा, उसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। पर सुनना नहीं है, हमें समझना नहीं, हमें टेंशन करनी है। ये टेंशन को दूर भगाने के लिए ही आज ये सेमिनार किया गया है। तो जो आप खा रहे हो और आपको बुखार आया, तो पहले आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि बुखार में लंघनम, लंघन यानी लघु भोजन या उपवास। अब पेशेंट को क्योंकि ऑलरेडी वीकनेस है, बुखार आया है, शरीर टूट रहा है, तो वो चीज को पहले दूर करना है, तो उसमें उसको लघु और सुपाच्य भोजन देना है। तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें पहले 3 दिन हम सिर्फ या तो सुदर्शन घनवटी आप 4-4 घंटे में ले, ये जो मैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताऊंगी वो जीतो कोलकाता सब ग्रुप्स में फ्लोट कर देगा। इसका पूरा हिंदी का पीडीएफ मैंने जीतो कोलकाता को भिजा दिया। पर आज मैं उसका साइंस समझाना चाहती हूँ, ट्रीटमेंट का साइंस, कि ऐसा क्यों करना है, क्यों करना है। तो जो पहले 3 दिन हम बुखार को पकाने के लिए, दोषों को पकाने के लिए हम
सुबह शाम अलग अलग दवाइयां देते हैं, और जो दवाई का क्रम है वो 10 सुबह 6 बजे, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 6 बजे और फिर 10 बजे। क्यों ऐसा टाइम? क्यों जब मन खाए तब नहीं, या क्यों खाने के बाद नहीं, पीने के बाद नहीं? 001 100 जो लोग कहते हैं दवाई खाली पेट मत लो, रिएक्शन होएगा, ये होएगा, वो होएगा। हम तो खाली पेट रखवाना चाहते हैं। क्यों? हम क्या खिलाते हैं बुखार में? संतरा, मौसम्बी, अनार, पपीता, फालसा, ये जो है वो लघु फ्रूट है, और ये फ्रूट कफ नहीं करते हैं। कोई भी फ्रूट जो कफ करता है वो फ्रूट के ऊपर पानी पीने से कफ होता है। अब ये जो बुखार के सारे लक्षण हैं कोविड-19 के, वो कफज ज्वर से सिमिलर है, कफ के बुखार से सिमिलर है। तो वो 3 दिन पहले आपको बुखार की ट्रीटमेंट करनी है, जो ज्वर की ट्रीटमेंट करनी है उसमें लघु आहार, तो ये फल लिखे हैं। उसके अलावा उबला हुआ पानी, उस पानी में आप थोड़े पुदीने के पत्ते छोड़ दीजिए, तो वो दिन भर उस पानी में पुदीना रहेगा। समझो 2-3 लीटर पानी को उबाल दिया, उसमें 1 मुट्ठी पुदीना डाल दिया, और दिन भर यही पानी पीजिए। उसके अलावा पतली चाय, क्योंकि दूध, गाय के दूध सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टिव बकरी का दूध है। अनफॉर्चुनेटली आजकल सब लोग सिटीज में रहने लगे हैं, बकरियां मिल नहीं रही हैं, तो बकरी का दूध मैं सजेस्ट ऑनलाइन तो नहीं करूंगी, पर इसमें गाय के दूध की पतली बनी हुई चाय, 3-4 चम्मच गाय का दूध, और पतली बनी चाय जिसमें गरम मसाले डाले हैं, अदरक डाला है, तुलसी डाली है, पुदीना डाला है, काली मिर्च डाली है, लौंग, जो चाय का मसाला हर घर में मिलता है वो डाल के आप पतली, चीनी नहीं, आपको मिश्री मिलाना है। चीनी से कफ बढ़ता है, मिश्री से कफ कम होता है। चीनी जब आप खाते हो तब आपका गला बैठता है, और मिश्री जब आप चूसते हो तब गला खुलता है। ये सालों साल हर दादी को पता है, पर आपको सिखाना पड़ेगा, इसलिए ये सेमिनार लिया जा रहा है। तो मिश्री डली हुई पतली चाय, बिना सेका हुआ बिना नमक का चना। क्यों बिना नमक का? क्योंकि नमक से बुखार, बुखार जो है ज्वर, वो पित्त बिना ज्वर नहीं आता, तो पित्त नमक से बढ़ता है। इसलिए हम 3 दिन आदमी को नमक नहीं देकर हल्का सुपाच्य आहार दे रहे हैं जिसमें इनबिल्ट नमक है, और जो वो शरीर खुद पचा सके। तो बिना नमक का सेका हुआ चना। दूसरा एक है लघु आहार, खोई। कैलकाटा में उसे खोई बोलते हैं, हिंदी में उसे चावल की फूली बोलते हैं, गुजराती में उसे डांगर की धानी बोलते हैं। तो ये चावल का पॉपकॉर्न जो पहले बहुत फेमस था, होली में लोग खाते थे। होली में इसका खाने का मतलब आपने कभी सुना, सोचा कि मार्च से क्यों कोविड के केसेस चालू हुए? लास्ट ईयर भी मार्च से चालू हुए, लॉकडाउन भी मार्च में आया, इस साल भी मार्च में आया। मार्च में ऐसा क्या आता है कि कोविड आया? मार्च में होली आती है। तो होली जो है वो एक आयुर्वेद के हिसाब से हर त्योहार जो भारत में है उसके कुछ रीति रिवाज हैं जो आप लोग भूल रहे हो और वो नहीं फॉलो कर रहे हो, इसलिए उस त्योहार में बीमारियां आती है। गला खराब होना, बुखार आना, यही बीमारियां दिवाली पे भी आती हैं और यही बीमारियां होली में भी आती है। होली जो है एक ऋतु संधि है, जो भारत में त्योहार आते हैं वो ऋतु संधि में आते हैं। यानी होली जो है वो पूनम को आती है। इस पूनम में जब सर्दी की ऋतु एंड हो रही है और गर्मी की ऋतु शुरू हो रही है, जो वसंत का महीना बोलते हैं, वो इस कफ को मेल्ट करता है। जैसे हिमालय में बर्फ है, बर्फ तो साल भर रहती है, जिंदगी भर रहती है, पर कुछ सीजन में नदियों में पानी ज्यादा हो जाता है। गर्मी की सीजन में नदी का पानी बढ़ जाता है, ऋषिकेश में राफ्टिंग करने आप जा सकते हो, पर वो ही सीजन में ठंडी में ऋषिकेश में राफ्टिंग नहीं कर सकते, पानी नहीं है। क्यों? गर्मी में जब सूरज ज्यादा बड़ा स्ट्रांग हुआ तब वो बर्फ मेल्ट हुई। सिमिलरली वात पित्त कफ आपके शरीर में है ही, पर गर्मी जब आने वाली है तब पूरे साल का ठंडी में खाया हुआ सामान का कफ बन के बाहर निकल रहा है और आप उस कफ से डर रहे हो। तो उस टाइम होली में, होली के 15 दिन पहले और होली के 15 दिन बाद तक खोई, खजूर, चना, ये खाने का विधान था। लोग पहले सब खाते थे, बांटते भी थे और खाते भी थे। अब ना बांट रहे ना खा रहे, इसलिए कफ भर रहा है। और कफ जब बाहर निकल रहा है आप टेंशन कर रहे हो, बुखार हो गया, सर्दी हो गई, गला बैठ गया। टेंशन क्यों करना है? इसकी सिंपल 3 दिन की बुखार की परहेज है, जो परहेज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आप खारेक भी खा सकते हो, सूखी, क्योंकि खजूर अभी नहीं बोलते हैं हम, बुखार में खारेक बोलते हैं, छुआरा, जिसको हिंदी में छुआरा बोलते हैं। और उसके अलावा आपको शाकत के लिए लोग ग्लूकोज पी रहे हैं, कोई लिमसी चबा रहा है, कोई
विटामिन सी की गोली खा रहा है। सी, आयुर्वेद एलोपैथी की बात नहीं करेगा। आज मैं आपके घर की बात करूंगी। आपके घर घर में जो चीज है उसी से आप ठीक हो गए, और उसी की बात मैं करना चाहती हूँ। तो मैं कोई कंट्रोवर्सी करने नहीं आई हूँ, मैं लोगों का डर हटाने और लड़ने के लिए आई हूँ। तो जो आप जो विटामिन सी बोल रहे हो, तो आप संतरे की कैप्सूल खा रहे हो, उसके बजाय संतरा खाइए भैया, अनार खाइए, पपीता खाइए, वही विटामिन वही उसी में है, तो खाइए। ये 3 दिन ये फ्रूट खाने हैं। उसके अलावा सौंफ और धनिया का शरबत हम पिलाते हैं। 1 मुट्ठी जितनी सौंफ और आधा मुट्ठी धनिया, ये अध कचरा कूट के आप भिजा दीजिए, और 1 गिलास पानी में भिजा दिया, 15-20 मिनट रखा, उसको मसल के छान लिया। छानने के बाद थोड़ी मिश्री मिला के पी लिया। इंस्टेंट ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट ग्लूकोज, आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। तो 3 दिन आप बुखार की दवाई लेंगे। बुखार मापने का तरीका, लोग जो डरते हैं 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, आप मुंह में माप रहे हो, इन्फेक्शन तो गले में है। तो कहीं भी ये सामान्य सिद्धांत है कि कहीं भी इन्फेक्शन अगर होता है तो वो इन्फेक्शन की जगह पे हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। अपने शरीर के खुद गर्मी को, हीट को, इन्फेक्शन को भगाने के लिए जो अपने रक्त कण है वो वहां फाइटिंग करते हैं, और जहां जहां फाइटिंग होती है वहां गर्मी बढ़ेगी। इंसान वॉर में भी गर्मी बढ़ती है। सोल्जर का दिमाग बड़ा गर्म रहता है, नहीं गर्म रहेगा तो सोल्जर वॉर कैसे करेगा। तो गले में बुखार नहीं मापना है, बुखार बगल में मापना है। आप बगल में बुखार मापोगे तो 100 होगा, 101 होगा, और वही बुखार आप गले में मापोगे तो 103 होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और क्यों मैं 10, 6, 2, 10 ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि इतने टाइम पे बुखार मापना है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो वात पित्त कफ पे चलता है। वायु का काल जो है वो सुबह 2 से 6 है और शाम को 2 से 6 है। पित्त का काल जो है वो दोपहर में 10 से 2 है और शाम को रात को 10 से 2 है। कफ का काल जो है वो सुबह 6 से 10 है और शाम को 6 से 10 है। तो आज के पहले भी जब सर्दी कफ होती थी तो आदमी घर से ऑफिस जाने के पहले बीमार, और ऑफिस में एकदम ठीक, 10 बजे ऑफिस पहुंचा, सर्दी गया गायब, माथा दुखना गायब, बुखार एकदम, शरीर टूटना गायब। और जैसे ही 6 बजे बाद घर आया, वापस सर्दी, वापस खांसी, वापस माथा दुख रहा है। क्योंकि कफ का जो काल है भैया वो सुबह 6 से 10 है और शाम को 6 से 10 है। तो जो हमारी दवाई का काल है, जो मेरी दवाई, हम जो संस्था में मैं काम कर रही हूँ, तेरापंथ आयुर्वेदिक भवन में, इस चीज की दवाई हम 150 रुपए में दे रहे हैं, और 150 रुपए में लोगों का कोरोना मिटा रहे हैं। पर यही कोरोना मिटाने के लिए जो टेस्टिंग है वो 800 रुपए की है। आप ये समझिए कि आपको डरना नहीं है, आपको इससे लड़ना है। तो सुबह 6 बजे और 10 सुबह 6 बजे जो दवाई है वो तुलसी, पुदीना और महाज्वरांकुश रस या त्रिभुवन कीर्ति रस, और नहीं तो सुदर्शन घनवटी। वो ही शाम को 6 बजे भी तुलसी पुदीने के साथ है, क्योंकि उस टाइम पे हमको उस कफ को मिटाना है, उस कफ को खत्म करना है। वो ही चीज बाद में 10 बजे, 2 बजे और रात को 10 बजे पित्त का काल होता है। तब बुखार आपका ज्यादा बढ़ता है। तो जो आपका बुखार क्यों बढ़ रहा है, आप सोचोगे हे भगवान दोपहर में बुखार बढ़ गया, रात को बुखार बढ़ गया, अरे पित्त का काल है तो बुखार बढ़ेगा ही। तो उसमें प्रवाल माक्षिक हम देते हैं इलायची और शहद के साथ, जो शहद नहीं लेते उनको मिश्री के साथ देते हैं। तो पित्त को कम करना है। तो 10 बजे या 2 बजे अगर आपका टेम्परेचर बढ़े तो आपको डरना नहीं है। 2 से 3 दिन ये बुखार रहेगा। चौथे दिन क्या होता है कि बुखार तो ठीक हो गया, अब कंजेशन आया, छाती में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन 98, 96 तक तो था। चौथे दिन एडमिट होता है आदमी। जो पीक, इस जो ज्वर की पीक है वो पीक चौथे दिन और 7वें दिन आती है। इसलिए मैं किसी को नहीं बोलती कि 3 दिन में मिटेगा, 4 दिन में मिटेगा। 7 दिन पहले नहीं मिटेगा, 8वें दिन मिटेगा। और उसमें भी अगर आपने गड़बड़ की है तो 7 दूँ 14। इसलिए सरकार बड़ी होशियार है, 14 दिन क्वारंटाइन कर दो। जो चीज 7 दिन में मिट सकती है 14 दिन रूम में बिठाओ। तो उसका ये समझना है कि ये 7 दिन का या 14 दिन का ये क्या मजला क्या है। तो 3 दिन आप पेट से सब भूखे रहेंगे, पानी पिएंगे, फ्रूट्स लेंगे, लाइट डाइट पे रहेंगे और ज्वर को पकाने की दवाई लेंगे। उसके बाद क्या होगा, दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको पेट साफ होगा, उसमें काला मल निकलेगा, बदबूदार मल निकलेगा और आपको एकदम शरीर टूटेगा। जो दूसरे या तीसरे दिन पेट साफ हो रहा है वो आपका दोष बाहर निकल रहा है। तो चौथे दिन से हम खाना देते हैं, चौथे दिन से सब कुछ
पिज्जा ऑर्डर करो, बर्गर ऑर्डर करो, नहीं। चौथे दिन, अब 3 दिन आपको मैंने भूखा रखा है। आदमी, जैन आदमी तो ये जीतो जैन प्लेटफॉर्म है, तो जैन आदमी समझता है कि अगर एक भी उपवास किया तो दूसरे दिन सुबह सबसे पहले मूंग का पानी पीता है। यही चीज आपको करनी है। चौथे दिन पे सबसे पहले आपको मूंग का पानी पीना है। उसमें आप घी का वघार कर दो, उसमें आप घी के वघार में नींबू डाल दो। नमक नहीं लेना है, दरियाई नमक या सेंधा नमक। हम प्रेफर ये करते हैं क्योंकि सेंधा नमक एक ऐसा नमक है जो पित्त को कम करता है। बाकी के सारे नमक, आयुर्वेद में 8 नमक का वर्णन है, 8। आप शायद एक को जानते होगे, 2 को जानते होगे, संचल को जानते होगे, पर 8 तरह के नमक का वर्णन है। उसमें सेंधा नमक एक ऐसा नमक है जो पित्त को कम करता है डिस्पाइट बीइंग अ लवण। इसलिए जो नेक्स्ट 4 दिन की दवाई है उसके साथ जो खाने पीने का बताया है उसमें हम बता रहे हैं कि आप सेंधा नमक खाइए। फिर क्या खाना है? मक्की की रोटी, गोभी के पराठे नहीं, गेहूं नहीं खाना है। गेहूं भारी है, मक्का भारी है, उड़द भारी है। तो आपको, क्योंकि आप 3 दिन के लाइट लघु भोजन पे थे, अब लघु भोजन चालू करना है। तो उस दिन, चौथे दिन आप मूंग का पानी पियोगे, आप दाल चावल सब्जियां खाओगे। तो कौन सी सब्जी? अवाकाडो, ब्रोकली? नहीं, ये तो थी नहीं कभी भारत में। तो सब्जी कौन सी खानी है? कोई बोलेगा दूधी खा लो, कोई बोलेगा परवल लौकी खा लो, कोई बोलेगा परवल खा लो। ये सब बराबर है। हल्की भारतीय सब्जियां आप खा सकते हैं, बट इसमें एक ट्रिक है। इसमें एक आयुर्वेद में एक एक्सेप्शन है। और ये जो प्रतिवाद है वो ये है कि ककड़ी, क से बनी सब्जियां, ककड़ी, करेला, तुरिया, गलका, गलकी या तुरिया जो बोलते हैं, तुरिया धारी वाला होता है, बिना धारी वाला तुरिया को गुजराती में गलका बोलते हैं। तोरुई, जो ये एस्ट्रिंजेंट सब्जियां हैं, ककड़ी है, खीरा है, गलका है, करेला है, और अब बरसात में आता है कंकोड़ा, जो भी करेले के जैसा ही होता है पर गोल गोल छोटा छोटा होता है। तो ये चीजें बुखार को बढ़ाती हैं। तो ये सब्जियां नहीं खानी है, ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा का जो परवल है, दूधी है, सरगवा है, ये सब्जियां बुखार में इजीली डाइजेस्टेबल है, लघु है। तो ये सब्जियां खा सकते हैं आप, दाल चावल खा सकते हैं, इन सब्जियों का सूप पी सकते हैं। ये खाना आपको चौथे दिन से खाना चालू करना है। पर चौथे दिन से क्या हो रहा है? चेस्ट में कंजेशन आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घबराहट हो रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। तो चौथे दिन से जो हमारी चिकित्सा है वो हम श्वास कास की करते हैं, क्योंकि जो खांसी है, पहले दिन से खांसी नहीं आती, खांसी तीसरे या चौथे दिन से आती। तो जो यहाँ जो तकलीफ होने वाली है अब छाती में, वो चौथे दिन से होने वाली है। तो उस टाइम पे हम ट्रीटमेंट चेंज करके, जो सालों से आयुर्वेद सालों से जो करता आया है, वही ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। हमने पथ्यादि काढ़ा दिया है, श्वास हर काढ़ा दिया है। और अगर आपको ये काढ़े बनाने की सुविधा नहीं है, आप घर में अकेले हो और काढ़े आप नहीं बना सकते हो या कोई नहीं दे सकता है, तो पथ्यादि की रेडी बॉटल मिलती है। तो वो बॉटल हम सुबह शाम देते हैं, सुबह और रात, सुबह 6 बजे, रात को 10 बजे। पर जैसे आपको बताया कि 6 बजे कफ का काल है, तो विशेष उसका ध्यान रखना है। इसलिए हम 6 बजे काढ़े के साथ 2 गोली श्वास कुठार रस की देते हैं। ये जो है, इसका नाम है श्वास कुठार रस। श्वास को ठोक के, कूट के बाहर निकालेगा। तो ये आपके कफ को पूरे शरीर से ठोक ठोक के, जहां भी होगा आपका कंजेशन, चाहे वो लंग्स हो या कुछ भी हो, उसे निकाल के बाहर लगेगा। तो ये जो दर्दी जो गलती करता है, वो ये आप जो गलती करते हो, वो गलत गलती ये करते हो कि चौथे दिन आप सीटी स्कैन कराने चले जाते हो। ऑक्सीजन डाउन हो गया, हम सीटी स्कैन करा रहे हैं। पहले के जमाने में जब आदमी गिर जाता था और उसको पता ही होता था कि हड्डी टूट गई है, फिर भी पहले डॉक्टर के पास जाता था, एक्सरे कराने नहीं जाता था। डॉक्टर जब उसको चेक करता था और उसको लगता था कि नहीं, मुझे भी लग रहा है कि हड्डी टूट गई है, तब आप साहब एक्सरे करा दीजिए, और डॉक्टर पर्ची में लिख के देता था, तब हम भागते थे। अब आज तो हम खुद के डॉक्टर बन गए हैं, हम भाग रहे हैं। डॉक्टर ने बताया नहीं बताया, कोरोना पॉजिटिव है, आज चौथा दिन है, घबराहट हो रही है, चलो सीटी स्कैन कराओ। आपको भाई साहब पता भी है कि सीटी स्कैन में कितनी रेडिएशन है? 400 एक्सरे की रेडिएशन एक सीटी स्कैन में है। और भले आदमी जो, आप एक सीटी स्कैन नहीं कराते हो,
चौथे दिन कराते हो और बोलते हो कोविड स्कोर 8, कोविड स्कोर 10, 25 में से। एक तो स्कोर का बड़ा पता चलने लग गया है, गूगल ने सबको डॉक्टर बना दिया है। तो 20 का स्कोर आया, 70% लंग डैमेज, 80% लंग डैमेज। पर भैया हम डैमेज को बाहर कर सकते हैं। वो जो डैमेज आपको बता रहा है, जो व्हाइट व्हाइट बता रहा है, वो कफ है। उसको निकालने की आयुर्वेद के पास, हर घर में आपके पास भी दवाई है। तो चौथे दिन तो घबराना नहीं है, सिटी स्कैन नहीं कराना है। वो कराओगे तो डरोगे तो भागोगे, तो फिर जो एडमिट होगे वो वापस नहीं आओगे। आपको ये समझना है, और मैं यही बताने आज आई हूं। तो चौथे दिन से आपको श्वास और कास, खांसी और तमक श्वास, एस्थमा जैसे लक्षण आते हैं। उस दिन पे सुबह और रात काढ़ा, सुबह गोली के साथ 2 गोली श्वास कुठार रस। फिर क्या करना है? अब 6 बजे तो कफ आपने मेल्ट करने के लिए दवाई दे दी, पर आदमी को 10 बजे तक धीरज ही नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत खांसी हो रही है, सहन ही नहीं हो रहा। खांसी का इलाज आपके घर में ही है, अनार का छिलका मुंह में रखो, खांसी गायब। पर चूसना किसको है? खांसना है, सिरप लेना है, पर चूसना नहीं। अनार का छिलका मुंह में रखो, मुलेठी की गोली मुंह में रखो, जेठी मध का लकड़ा, मुलेठी बोलते हैं उसको, यष्टि मधु भी बोलते हैं। पहले के लोग रोज खाने के बाद पान बनाते थे, पान में कत्था, चूना, मुलेठी सब डाल के खाते थे। अब ना कोई पान खाने लगा है, पान खाते हैं अब अलग अलग क्या चीजें, भगवान जाने क्या डलाते हैं। तो ये मुलेठी जो है वो कंठे होती है, वो गले को ठीक करती है, वो खांसी को बंद करती है। तो वो चूसिए। अनार का, सूखे अनार का छिलका, पहले हर घर में अनार खाते और छिलका सुखाते, अब खाया और छिलका फेंका। सुखाई और सूखे अनार के छिलके को मुंह में रखिए, मजाल है खांसी की, आपको खांसी आए। उसके बाद 10 बजे हम क्या देते हैं, हम कफ केतु करके मैंने क्लिनिक में एक नाम बनाया है, जिसमें हम सितोपलादी और श्रुंग भस्म का कॉम्बिनेशन देते हैं। पर हर आयुर्वेदिक स्टोर में सितोपलादी चूर्ण बहुत फेमस है और मिलता है। जनरली लोग उसे शहद के साथ लेते हैं, पर कई लोग शहद नहीं खाते हैं और जैन लोग शहद नहीं खाते हैं। तो हम इस सितोपलादी को घी से चाटने बोलते हैं। ओहो, घी से कफ बढ़ जाएगा? भाई दुनिया भर का कफ हम घी से मिटाते हैं। तेल से कफ बढ़ता है, तेल की चीजों से कफ बढ़ता है, घी से कफ मेल्ट होके बाहर निकलता है। तो सीतोपलादी का चाटन आपको घी में करना है। कौन सा घी? डालडा? डालडा घी नहीं है, जागो। देसी घी हर जगह अवेलेबल है, गाय का घी। तो घी में आपको सीतोपलादी चूर्ण सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे चाटना है। ये चौथे दिन से आपको करना है। इससे क्या होगा कि जो खांस खांस के 6 बजे से आप खांस रहे हो, और जब 10 बजे ये चाटोगे तो गले को राहत मिलेगी। उसमें सितोपलादी में तैली वासा, तज, ई इलायची, ली लिंडी पीपर, पीपर जो बोलते हैं लंबी पीपर, तैली वा वास कपूर, और सा यानी साकर, मिश्री। हमें डायबिटीज है डॉक्टर साहब, आप मिश्री की बात बता रहे हो? भैया जो 3 दिन मैंने उपवास कराया आपको, तो आपका ऐसे भी शुगर डाउन हो गया है। आपको कितना भी डायबिटीज हो, ये दवाई हमारी ऐसी नहीं है कि दवाई लेने से शुगर बढ़ेगा। आप ये समझ लीजिए, ये जो है मिश्री है, तो वो 7 दिन के अंदर अगर आप दिन में 2 बार सीतोपलादी खा भी लोगे, तो आपकी शुगर 400-500 नहीं करेंगे हम, होने ही नहीं देंगे। क्योंकि आपको जो 4 दिन हम खाना दे रहे हैं वो लघु सुपाच्य आहार दे रहे हैं। आपको मैं रोटी नहीं खिला रही हूँ, और पनीर बटर मसाला और हैवी सब्जियां नहीं खिला रही हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ दाल चावल खाओ, खिचड़ी खाओ, सूप पियो, और जो फल बताए वो खाओ, डरना नहीं है। और अब दोपहर में 2 बजे क्या होता है कि ये जनरली आदमी जो है खाना 12-1 बजे तक खा लेता है। अब खाना खा लिया, भारी भारी हो गया, खाने के बाद कफ बनता है। तो आपको खाने के बाद जो कफ बन गया है पचने के बाद, उससे लड़ने के लिए हम जौ के पानी में 2 गोली फिर से श्वास कुठार रस की देते हैं। तो वो 2 बजे दे रहे हैं। नेक्स्ट 4 दिन तक, पहले बुखार की परहेज, बुखार की दवाई बताई, नेक्स्ट 4 दिन तक आपको श्वास की परहेज, सर्दी खांसी की दवाई बता रही हूँ। तो ये घर में बैठे हर आदमी कर सकता है। मैं क्लिनिक में 150 रुपए में दवाई बेच रही हूँ, आप शायद मार्केट में लोगे तो 200, 300, 400, 400 से ज्यादा नहीं होगी, उसकी गारंटी मेरी है। 400 में आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। अब जो बोल रहे हैं कि अब ऑक्सीजन डाउन हुआ, वैद्य जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे बताओ कि जब मेरे पिता या मेरी माता का ऑक्सीजन 88 हो जाता है, 88 हो जाता है, 84 हो जाता है, 85 तक तो मेरी धीरज रहती है।
उसके नीचे मेरी धीरज नहीं रहती। फिर मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, 108 बुलाता हूँ और उनको रवाना करता हूँ। नहीं भाई, रवाना मत करो, आपके घर में ही इसकी दवाई है। 3 काली मिर्च एकदम बारीक पीस लो, जितनी बने उतनी बारीक पीस लो, 5 मिनट लगेगा पीसने में। 5 मिनट में 85 ऑक्सीजन में कुछ नहीं होगा। मैं जो मेरी प्रैक्टिस में जिन पेशेंटों को घर रख के दवाइयां कर रही हूँ, मेरे फेसबुक पर एक ग्रुप है, पूजा मेहता मिरेकल्स विद आयुर्वेदा। इस ग्रुप में करीबन 5,000 मेंबर हैं और इस ग्रुप में फोटो के साथ हमने प्रूफ्स रखे हैं। 65 ऑक्सीजन के भी प्रूफ रखे हैं, 75 के भी रखे हैं, 54 का। अनफॉर्चुनेटली जब 54 मेरी कजिन का हुआ, मेरी खुद की बुआ की बेटी का जब 54 ऑक्सीजन हुआ, तब फोटो खींचने का टाइम नहीं था, वरना वो भी रख देती। तो 3 काली मिर्च एकदम बारीक पीस के आपको घी में चटाना है। इमीडिएटली 5 से 7 ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो आपकी टेंशन कम। उसके अलावा आयुर्वेद में इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है, वेंटिलेटर का तोड़ नहीं है, ऑक्सीजन मीटर का तोड़ नहीं है, बाईपैप का तोड़ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? आयुर्वेद में जो है किसी को पता नहीं, और आज ये पता करवाने के लिए मैंने ये सेमिनार, जीतो वालों ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज घर घर में ये बात सही बता सकूं। हमारे पास सुवर्ण वसंत मालती रस है, सुवर्ण मकर ध्वज है, जवार मोरा है, लक्ष्मी विलास रस है। तो ये जो गोलियां हैं वो आयुर्वेद की इमरजेंसी मेडिसिन है, आयुर्वेद की सॉर्बिट्रेट है। तो ये गोली को, एक सुवर्ण मकर ध्वज को कूट के और 2 गोली, जैसे आपको पहले बताया, ये श्वास कुठार रस है, वो श्वास का दुश्मन है, तो 2 गोली श्वास कुठार रस और 1 गोली सुवर्ण मकर ध्वज, ये पीस दो, कूट दो और खिलाओ शहद में, खिलाओ घी में, खिलाओ अदरक के रस में। इमीडिएटली ऑक्सीजन अगर अप ना हो तो मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगी। पर करना किसको है? आपको तो 108 में लानी है। सो आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स हैं, बट ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट इमरजेंसी के लिए। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए भी कोई तकलीफ हुई तो ये इमरजेंसी की दवाई आपके पास रखी हुई है। बट अगर ये फॉलो करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई इंजेक्शन, कोई बॉटल, कोई अस्पताल की नौबत ही नहीं आएगी। आपको कोरोना से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आई वुड लाइक द होस्ट टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि अब मेरे को जितना कोरोना के बारे में बताना था मैंने बता दिया, पर लोगों की बहुत सारी भय है, भ्रमणाएं हैं कि डी डाइमर क्या है। मैंने आज तक पिछले 2 साल पहले तो डी डाइमर का नाम ही नहीं सुना, नाम ही नहीं सुना ये टेस्ट का। और आज का हर घर में पता है डी डाइमर क्या है, आज हर घर में पता है आरटीपीसीआर क्या है, स्कोर क्या होता है, सीटी स्कैन का स्कोर क्या होता है। सीटी स्कैन भैया कैंसर के पेशेंटों के लिए थी, जो उससे कैंसर डिटेक्ट करते थे, फिर कीमो लगाते थे, और कीमो लगाने के बाद भी 3-4 महीने बाद बोलते था डॉक्टर कि भले कीमो हो गई हो, पर आप 3 या 4 महीने पहले फिर से सीटी स्कैन नहीं करा सकते, क्योंकि डॉक्टर होशियार था, उसको पता था इससे नुकसान ज्यादा है, फायदा कम। पर आज हर हर हफ्ते में 2 बार सीटी करा रहे हैं। पहले 8 स्कोर आया, अब चेक कर लेता हूँ 4 दिन बाद स्कोर बढ़ा या घटा। मजाक चल रहा है जिंदगी का। यस प्रियांक जी। Yes, ma'am. So I'll request Rohit ji Surana to ask the first question. Rohit bhaiya, I've unmuted you. Yeah. बॉक्स में सबका क्वेश्चन कह लो, नमस्ते वैद जी। नहीं तो कंफ्यूजन होगा एक बार। नमस्ते वैद पूजा जी। यस बोलिए रोहित। कैन आई गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चन प्रिया? इज देयर अ Yes, कंफ्यूजन? Yes, absolutely भैया। अच्छा पूजा जी, ये एक मेरा ना मन में जो सवाल है, आई एम नॉट मेडिकली लिटरेट, साइंटिफिकली हम नहीं जानते हैं, हम अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, हम नहीं जानते हैं। जो आज की ट्रीटमेंट है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, वो एकदम कंप्लीट ऑपोजिट है। जैसे मेरा एलोपैथिक का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो बोलता है कि आप प्रोटीन इमीडिएटली ज्यादा कर दो, आप दवाइयां इमीडिएटली चालू कर दो, आप प्रोनिंग चालू कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई आप सर जो ये सेमिनार है, मैं आपका क्वेश्चन सॉरी बीच से तोड़ रही हूँ, ये सेमिनार आयुर्वेद के लिए है। मैं एलोपैथी पे आज सेमिनार में कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। पर मैं आपका ये क्वेश्चन जरूर क्लियर करूंगी सर। आयुर्वेद जो है मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल्स में नहीं मानता है। आयुर्वेद जो है वो बोलता है जो आहार है वो वातज है, पित्तज है या कफज है। उसकी जो भाषा है वो बोलता है कि रद्य आहार क्या है, यानी हृदय के लिए हितकारी।
तो जो हृदय के लिए हितकारी है उसमें नींबू है, उसमें अनार है, दाड़म। जो अनार आप खाते हो, अगर आपको हार्ट डिजीज है या हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हृदय चीजें खाइए, जो चीज हार्ट को मजबूत करेगी खाइए। आयुर्वेद में जो है हर एक चीज का इतना अच्छा वर्णन लिखा है, पर आपको मानना है कार्बोहाइड्रेट, आपको मानना है प्रोटीन। आयुर्वेद में लिखा है कि ये चीजें कफ कर है या वात हर है या पित्त कर है, तो हम उस हिसाब से बताएंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, मेरा कोई डाउट नहीं है आयुर्वेदिक पे, बट मैं ये पूछ रहा था कि एक मेडिकली इलिटरेट जो कॉमन मैन है, ये कॉमन मैन की तो सॉल्यूशन बता रही हूँ सर। कॉमन मैन जो है वो सालों से सर्दी जानता है, सालों से बुखार जानता है, सालों से कफ जानता है, सालों से दमे का अटैक भी उसे पता है। तो कॉमन मैन जो पगला कर हॉस्पिटल भाग रहा है, उसी को जागृत करने का ये सेमिनार। नहीं, मैं ये पूछ रहा था मैम कि किस पॉइंट पे डिसाइड किया जाए कि हम लोग आयुर्वेदिक लेते जाएं। अब ये पॉइंट आ गया है कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन की दरकार है। व्हाट इज द पॉइंट वेयर वी एक्चुअली फील कि नहीं, नाउ हॉस्पिटलाइजेशन इज necessary? Sir, exactly this is what my point is. I feel that if you will follow this basic जो फूड मेटाबॉलिज्म, जो फीवर मैकेनिज्म आयुर्वेद में जो समझाया है, मैं जो 7 दिन का कोर्स के बारे में बात कर रही हूँ, या जो मैं बोल रही हूँ कि ये 7 दिन 8वें दिन ठीक हो सकता है, आयुर्वेद में जो है ऐसा लिखा गया है कि अगर परहेज करता है आदमी तो दवाई की जरूरत नहीं, पर अगर दवाई लेता है और परहेज नहीं करता है तो दवाई काम नहीं करेगी। ये चीज मैं आज इस प्लेटफॉर्म से क्लियर बताना चाह रही हूँ। आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता कि डायबिटीज ठीक नहीं होता, पर आपको डायबिटीज ठीक करना है और आपको शुगर भी नहीं छोड़नी है, आपको मीठा भी खाना है। तो आयुर्वेद में कोई क्या है, वैसा विंडो नहीं है आपका। जब आप कोई भी और पथी के बारे में मैं बताना नहीं चाहूंगी, पर आप कोई भी और पथी में जाते हो तो शुगर के पेशेंट को आप परहेज नहीं बताते हो। आयुर्वेद ऐसा है कि वो पहले परहेज बताएगा, उसके बाद इलाज की बात करेगा। क्योंकि जो खान पान से आप बिगाड़ के लाए हो और मैं बोलूं नहीं आप जैसे कर रहे हो करते रहो, आप खाली दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, ये गलत है। दवाई लेने के साथ आप जो पेट में क्या क्या डाला है तो उसको सही तो करना पड़ेगा। वो सही करोगे तो दवाई काम करेगी। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। और जो आप बोल रहे हैं इमरजेंसी की सिचुएशन, ऑक्सीजन की सिचुएशन के अलावा आदमी को पता कैसे चलता है इमरजेंसी? मुझे ये बताइए, आपको पता कैसे चला कि मुझे हॉस्पिटल भागना है? आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया। आज से 2 साल पहले, 2 साल छोड़ो, आज से साल भर पहले क्या किसी के घर में पल्स ऑक्सीमीटर था? पल्स ऑक्सीमीटर सिर्फ वो लोग रखते थे दोज हु वेर एस्थमेटिक, या जिनको पता था कि मुझे अस्थमा की तकलीफ है। आज हर घर में आ गया, तो आदमी को पता ही नहीं है। आपको क्या पता था? पूरे साल मॉनिटर कर रहे थे आपका ऑक्सीजन लेवल कि 96 रहता है, 98 रहता है या 100 रहता है? क्या पता आपकी सिटी में इतना पॉल्यूशन है या ये है कि हर बार आपका नेचुरली ऑक्सीजन 96 रहता हो, पर अब आप अवेयर हो गए तो आप 90 में भी पैनिक कर जाते हो। मेरी ही मासी की बात करूंगी, वो कलकत्ता के निवासी है, शायद जीतो ग्रुप में, जीतो कलकत्ता ग्रुप में सब जानते होंगे, जबरमल जी दुगड़, उनकी डॉटर इन लॉ है अंजना दुगड़। तो आज से 3 साल पहले का ये किस्सा मैं हर जन को बताना चाहूंगी। शी इज एन एस्थमेटिक सिंस लास्ट 20 ईयर्स। तो 3 साल पहले रात को 12 बजे मेरे मासा जी का फोन आया कि मासी ब्लू पड़ रही, नीली हो रही है, उससे सांस नहीं ली जा रही। और तब क्योंकि वो एस्थमा की पेशेंट है, उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर रहता है। मैंने बोला मासा जी अब पहले चेक करो ऑक्सीजन कितना है। दैट टाइम हर ऑक्सीजन वो 75 और वो ब्लू हो रही थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ये दवाई जो मैं आज बता रही हूँ, यही दवाई मैंने 3 साल पहले बताई थी। यू कैन रिकॉर्ड, मैंने नाम के साथ बता दिया है, आप पूछ सकते हैं। स्वर्ण मकरध्वज 1 गोली, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद। यही गोली कूट के मासा जी ने दी थी और 15 मिनट में फोन आया कि शी इज फाइन, ब्लू बंद हो गई, शी इज एबल टू ब्रीथ। और उस वो दिन है और आज का दिन है, उनका कभी ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे नहीं गया। तो आपको कब पैनिक करना है और आपको कब अस्पताल जाना है वो मैं नहीं बताऊंगी, पर आप अस्पताल जाने से कब रुक सकते हो, कैसे रुक सकते हो, वो मैं बताना चाहूंगी। यस प्रियांक जी। Right, thank you so much, ma'am. So the next question is S. Mittal ji, if you I've unmuted you, Mittal ji. हाँ, आप पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन। थैंक यू सर। नमस्कार मैडम, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई बट द इंफॉर्मेशन वाज वेरी गुड। पहली चीज तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे आज 17 डेज हो गए कोरोना हुए हुए, मुझे अभी भी 99 के आसपास फीवर चल रहा है।
मैम तो आपने मुंह में माप रहे हो या गले में बगल में माप रहे हो? मैं मुंह पे नाप रही हूँ, पर मुझे जैसे रोज नहीं है, कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तब मैं टेम्परेचर ले रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैम मेरे को अभी पता मैंने नहीं आपकी आप, बात सुनी तो मैं बगल में नाप लूंगी। एंड तो क्या यानी इसके इसका मतलब जो भी इसका इन्फेक्शन था या जो भी इसका कारण था वो मिटा नहीं। तो आप अच्छा। अब ऐसा करिए, बिकॉज आपका टाइम, आपने 17 दिन निकाल लिए हैं, आप शायद कोविड नेगेटिव भी हो गए होंगे, बट उसके बाद भी आपका जो पोस्ट कोविड इफेक्ट, आजकल ये बहुत बड़ा अच्छा शब्द ला रहे हैं, पोस्ट जी कोविड फटीग, जी जी पोस्ट जी। कोविड इफेक्ट। अरे इफेक्ट आई है, बोलना नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे सर, स्टीरॉइड से या रेमडेसिविर से या कोई भी कारण से, मैं कोई चीज का नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर जो भी आपने ट्रीटमेंट ली है कहीं ना कहीं उसमें कचाश रह गई है, इसलिए पोस्ट कोविड इफेक्ट आया है। जी मैं जी। गारंटी से बता सकती हूँ कि अगर आप देसी इलाज करोगे कोई पोस्ट कोविड इफेक्ट नहीं होगा। पर आप जो बोल रहे हो गले में खराश रह रही है या मेरे को कभी कभी लगता है कि फीवर जैसा है, तो इसका या तो एक कारण ऐसा हो सकता है कि आपका गला या जो भी कारण से अंदर जो इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है वो पूरा नहीं मिटा है। तो इसके लिए आप इतना सिंपल इलाज मैं बता रही हूँ, वो सबको मैं बता रही हूँ। 25 पत्ते तुलसी, 3 काली मिर्च और 10 पत्ते पुदीना और 6 काली मिर्च जितनी मिश्री का पाउडर, चीनी नहीं, समझ लीजिए मिश्री का पाउडर, ये कूट के, कफ का काल जैसे मैंने आपको बताया सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10 है, तो ये कूट के आप सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे लीजिए। मैम ये आप 3 दिन करिए, ये आपका जो आपको लग रहा है कि मेरा शरीर टूट रहा है या मुझे गले में बुखार जैसा अमुक अमुक टाइम पे लगता है, प्लीज नोट करिए यही टाइम होंगे, तो ये लीजिए, यू विल बी ओके। ठीक है मैम, मैं गिलोय वगैरह की टैबलेट ले लूँ तो होगा कुछ? नहीं। जो ये आयुर्वेद को जो सरकार है ना प्रमोट कर रही है, प्रिवेंशन, कोविड के प्रिवेंशन के लिए, भैया हमारे शास्त्र में कहीं पे भी बीमारी के पहले बीमारी का इलाज कहीं नहीं बताया गया है, ये बकवास कर रहे हो आप। मैं जो हूँ 15 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और कम से कम मेरी यूनिवर्सिटी डिग्री के अलावा मेरे जो गुरुजी थे वो 95 इयर्स में गुजर गए, उनको गुजरे आज 5 साल, आज 7 साल हो गए उनको गुजरे, और उनके पिताजी भी वैद्य थे और उनके पिताजी के गुरु भी वैद्य थे। तो मैं जो परंपरा में हूँ 200 साल की परंपरा है, तो 200 साल की परंपरा, यूनिवर्सिटी का पूरे 5.5 साल का आयुर्वेद का कोर्स, और उसके अलावा यहाँ पे एक अहमदाबाद के पास गांधीनगर में कोबा ज्ञान भंडार है, कोबा जैनों का, पद्म सागर जी महाराज साहब का एक कोबा ज्ञान मंदिर है, उसके अंडर में जैन आयुर्वेद का रिसर्च कर रही हूँ जो पिछले 1 साल से चल रहा है, और उस रिसर्च में मैं 25 ग्रंथ कम से कम पढ़ चुकी हूँ जो जैनों के ऋषि मुनियों ने, जैनों के आचार्यों ने लिखे हैं। कहीं भी कोई भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि रोग आने के पहले उसका इलाज करो। तो ये जो है कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का प्रिवेंशन, आप सर्दी कफ के लिए क्या करते हो भैया? आपको इन्फेक्शन ना लगे, घर में किसी बच्चे को सर्दी कफ है तो क्या आप स्कूल पे भेजते थे? पहले भेजते थे? नहीं भेजते थे। किसी को सर्दी कफ हुआ तो 3 दिन आप बोलते थे आराम कर, ऑफिस मत जा, किसी और को इन्फेक्शन लगाएगा। तो थोड़ी मास्क पहन के बैठते थे या कुछ और करते थे, 14-14 दिन कमरे में बंद रहते थे। आप बीमार हो, आप आराम करो। सर्दी कफ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एक को सर्दी होती तो मेरे गुरुजी बोलते नाक में दिवेल लगा दो, नाक में घी लगा दो, बाकी के सब बच जाएंगे। तो आपको वही करना है। उसके लिए पहले से सूट का काढ़ा ले लिया, रोज सूट खाते, रोज काढ़ा पीते, नहीं हो रहा होगा तो नया कुछ आ जाएगा। आज का जो भारतीय खाना है, जो आप रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हो, उसके अलावा नया मत करो। जो आप हल्दी डाल दोगे दूध में तो हल्दी के भाव डबल हो जाएंगे, तो बेचारा कॉमन आदमी हल्दी नहीं खरीद पाएगा। हल्दी महंगी हो रही है, लोग पागल जैसे हल्दी खा रहे हैं। अच्छा क्यों मैम, भाई, एक खाना खा लो, आपके इंडियन फूड में तो रोज हल्दी है, अलग से क्यों लेना है? मैम आपका फेसबुक पेज या कुछ होगा तो नाम बताएंगे जिससे हम फॉलो कर मैं सकें? मैं इस मीटिंग के बाद शेयर कर दूंगी प्रियांक जी अच्छा से। मैम, पता नहीं क्योंकि कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे ये इनवाइट मिला, मैं ज्वाइन भी थोड़ा लेट हुई, तो आगे आपसे कैसे टच में प्रियांक आ जी, पाए? मैम कोई एक बात नहीं, रिक्वेस्ट या है सब मैं, पार्टिसिपेंट से कि हाँ आप कोई फॉर्मेलिटी ना करें, कृपया फटाफट क्वेश्चन में आवे। हमको मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट देना है। आप सिर्फ क्वेश्चन में आवे, नो मैम फैम कुछ नहीं, फटाफट क्वेश्चन पूछिए और मेरे से जवाब लीजिए, क्योंकि आज मैं जितने पब्लिक को अवेयर कर सकूं मैं उतना वो काम के लिए आई हूँ। अब मैं खाली एक चीज़ अपडेट कर देता हूँ मैम कि हम लोग का ये पूरा का पूरा जो ये सेशन है वो लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, तो जिसको भी ये बाद में भी अगर देखना है तो वो देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष धारीवाल जी।
प्रियांक अपना ये फेसबुक पेज और है जीतो कोलकाता फेसबुक पेज पे ये प्रोग्राम है और यूथ विंग में भी है, तो उस पेज को लाइक करके वहाँ कमेंट में आप लिख दीजिएगा तो आपको चला जाएगा। आशीष धारीवाल जी। हाँ जय जिनेंद्र, मैं विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ। बोलिए जी। मुझे ये जानना था कि ये ऑनसेट ऑफ फीवर्स, ये जो 14 दिन का जो फीवर है अभी मेरे दोस्त को हो रखा है, वो हॉस्पिटलाइजेशन है, जैसे उनका फीवर उतर नहीं रहा है, मतलब 7वें दिन भी फीवर था, आज 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 10वां 11वां दिन फीवर है। सर मैं एंड ही इज आपको ये बता रही हूँ, ये कफत ज्वर है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या कफ को बाहर निकालने की, मैं कोई और पैथी की बात नहीं करूंगी, आयुर्वेद के पास कफ को बाहर निकालने की दवाइयां हैं। तो जो मैंने आपको पिछले नेक्स्ट 4 दिन में जो हम कोर्स देते हैं वो ही आप आपके फ्रेंड को हॉस्पिटल में देना चालू करिए। ये मैं कम से कम 500 लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से निकालने के बाद ये दावा के साथ बोल सकती हूँ कि ये दवाइयां आप 4 दिन परहेज के साथ आपके हॉस्पिटल में एडमिट रिलेटिव को देंगे, 110% वो 5वें दिन आपके घर वापस आएंगे। ठीक है। रेडमी नोट 7 के नाम से किसी का एक वो है। प्लीज कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई नमस्ते वनमस्ते नहीं, आप प्लीज क्वेश्चन पे आइएगा। विक्रम शाह। विक्रम शाह, आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट यू। हेलो। क्या विक्रम शाह? बोलो विक्रम जी। हाँ जी, मेरे को 17 डेज हो गए हैं। आपके हेडेक रहता है, इसके लिए क्या सिंपल इलाज है हेडेक का। 2 इलाज बता रही हूँ, 2 में से कोई भी आप कर सकते हैं। चावल हर के घर में है, भात हर रोज बनते हैं, चावल रोज बनते हैं। 1-1.5 चम्मच चावल लीजिए, उसमें 3 काली मिर्च को पाउडर मोटा मोटा पीस के पाउडर मिक्स कर दीजिए। जैसे फेविकॉल चिपकता है वैसे चावल का लेप लगा दीजिए, चावल और काली मिर्च का लेप लगा के बांध दीजिए, इससे हेडेक उतर जाएगा। उसके अलावा एक और सॉल्यूशन बता रही हूँ, सूंठ का लेप। तो सौंठ 2-3 चम्मच सौंठ ले लीजिए, वघारिये में डालिए, उसमें पानी मिला के थोड़ा सा सीरे के जैसे गर्म करिए, तो जो मोटा मोटा सीरा हाथ में पकड़ने जैसा हो जाए तब कपाल पे लगा के पट्टा बांध दीजिए। हेडेक इसलिए नहीं जा रहा है सर कि आपके सर से जो कफ निकलना चाहिए वो अभी तक निकला नहीं, तो जो सूंठ और काली मिर्च का जो एप्लीकेशन है वो कफ को निकालेगा तो आपका हेडेक बेटर होएगा। और एक दोपहर के टाइम में, बराबर दोपहर के टाइम में खाना खाने के बाद थोड़ा बॉडी गर्म हो जाता है। सर इसके लिए इसका मतलब ये है कि खाने के बाद जो कफ बनता है वो आपको निकल नहीं पा रहा है, तो आप ऐसा करिए, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, 3 काली मिर्च मोटी पीस दीजिए, और मोटी पीसना है, उसको बारीक नहीं करना है, लेट मी क्लियर, दरदरा पीसना है, और 2 कप पानी डाल के उसको उबालिए, और जब आधा कप पानी बाकी रहे तब छान के उसमें थोड़ा मिश्री मिला के पी लीजिए। अगर डायबिटीज है तो मिश्री मत मिलाइए, और ये लंच के बाद तुरंत ले लीजिए, ताकि लंच के बाद, भोजन के बाद जो आपको कफ हो रहा है और माथा चढ़ रहा है तो उसमें तुरंत आराम हो जाए। 3-4 दिन लीजिए और लघु आहार पे रहिए सर। थैंक यू। वेलकम। भाविशा जे। हेलो मैम, आप क्या वैक्सीनेशन के लिए सपोर्ट में हैं? मैं ना कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, बट आयुर्वेद की बात करूंगी। आयुर्वेद में जो है, बच्चा जन्मता है तब हम आयुर्वेद में उसको स्वर्ण प्राशन देते हैं, तो ये है वो आयुर्वेद का वैक्सीनेशन। और आर्य भूमि में, आर्य समाज में, आर्य संप्रति में ऐसा कभी के रोग हो ही नहीं। आप डरते क्यों? रोग है नहीं तो रोग को आप क्यों इनवाइट करना चाहते हो? सरकार का मामला है और ये फेसबुक लाइव होने वाला है, इसलिए आप इतने में ही समझ जाइए। जी, यस मैम, थैंक यू सो मच। शुभा जोशी जी। हाँ, थैंक यू मैम फॉर द एक्सीलेंट क्लास। प्लीज नो थैंक यू, प्लीज क्वेश्चन पे आइए मैम, वी नीड टू टैकल द मैक्सिमम क्वेश्चंस। मुझे ये पूछना है मैम, जो अभी आपने मेडिसिन्स बताई है, ये मैंने बहुत कम इसमें से कुछ के नाम सुने हैं, तो मैं ये सब क्योंकि क्या हो रहा है मैम कि आयुर्वेद वाले डर गए हैं, उनको सरकार ने समझा दिया है, भैया तू तो प्रिवेंटिव है, तू ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, तुझे ये नहीं आएगा, ये डॉक्टर का काम है, तू ये नहीं समझ पाएगा, तुझे सर्दी खांसी और बुखार नहीं समझ आ रही है। और जो भारत की जनता है उसे अनफॉर्चुनेटली क्रोसिन पता है, पैरासिटामोल पता है, डोलो पता है, ये सब पता है,
पर सुदर्शन घनवटी नहीं पता है, सुदर्शन चूर्ण नहीं पता है, तो ये आपने नहीं सुना है इसीलिए सुनाने आई हूँ। हाँ जी, नहीं सुदर्शन घनवटी मेरे पास है, बट बहुत सारे हैं, तो मैं पूरा पैकेज, मेरी सारी दवाइयाँ कहाँ से आपके यहाँ से मुझे मिल जाएंगी या कहीं हम जो है क्लिनिक से 150 रुपए में ये पूरा का पूरा पार्सल कर रहे हैं, पर लोग पगला गए हैं, मंगा के रख रहे हैं। सर ये चीज आयुर्वेद जो है, जितनी पुरानी दवाई उतना ज्यादा इफेक्टिव। तो आप अगर थर्ड वेव आए और फोर्थ वेव आए तो भी यही दवाई काम करेगी। तो अब 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 2023 में आए, 28 में आए, दवाई तो यही रहेगी। ठीक है, तो वही मुझे मतलब लिंक चाहिए या फोन नंबर जहाँ से मैं आपके यहाँ से तो किसी को हुआ है तो हम जरूर जीतो को आई विल सेंड द डिस्क्रिप्शन वेयर यू कैन गेट इट पार्सल्ड। वी आर पार्सलिंग इट। हम रोज के 1000 पुड़िया रोज के पार्सल कर रहे हैं, और इसीलिए मैं दावे से कह सकती हूँ कि 5000 लोग इस पुड़िया से ठीक हो गए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हेमेंद्र चौकसी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ पूजा जी, मैं हेमेंद्र चौकसी बोल रहा हूँ। मेरा घर पे मेरा भाई की वाइफ को अभी ट्रीटमेंट कर दिया कोविड का, अभी अच्छा भी है, तो अभी क्या कर सकता है आयुर्वेदिक में आने के लिए? और थोड़ा ट्रेनिंग जैसा भी चाहिए तो ऑनलाइन। अभी अच्छा है तो आयुर्वेद में अभी क्यों आना है सर? आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे, पहले वो बताओ। कुछ तो गड़बड़ होगी तभी पूछ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हो गया, अभी कर दिया, मेडिसिन घर में ही रह के किया है, कुछ है नहीं। बट किया सर, जो भी टाइमी फ्लू लिया कि कुछ भी लिया, अब आपने कर दिया है तो आप प्रश्न पे आओ कि उनको तकलीफ क्या हो रही है। अगर अच्छा है तो फिर मेरी जरूरत नहीं है। खांसी रहती है। हाँ, बस यही सुनना था। खांसी रहती है तो सिंपल इलाज अर्डूसी के पत्ते हैं, हर जगह मिलता है सर। अर्डूसी के 5 पत्ते लीजिए, 2 कप पानी में उबालिए, आधा कप जब पानी रहे तब उसको छान के उसमें थोड़ी मिश्री मिला के, ये चीज सुबह भी दीजिएगा 6 बजे और शाम को भी 6 बजे दीजिए। ये जो खांसी रह रही है वो बिल्कुल मिट जाएगी। और दूसरा, खांसी का कारण है तेल में खाना। तो हम जो परहेज देते हैं कोविड में, उसमें हम बिल्कुल तेल बंद कराते हैं, और जो जो चीजों से तेल निकलता है वो भी बंद कराते हैं। प्रियांक, कुड यू प्लीज अनम्यूट हेमेंद्र जी, और म्यूट, बिकॉज वो आ रहा है नॉइज। तो जो हम परहेज देते हैं उसमें बिल्कुल 100% तेल बंद कराते हैं। और तेल की चीजें यानी तिल नहीं खा सकते हो, मूंगफली नहीं खा सकते हो, अखरोट बादाम, हाय रहा ड्राई फ्रूट नहीं खाया तो कैसे चलेगा? जैन लोग जो होता है ठंडी के बाद ड्राई फ्रूट बंद कर देते हैं, पर आपको रोज अखरोट का दूध पीना है, तो आप कफ खुद इनवाइट कर रहे हो। तो जो अगर आप सिद्धांत से चलेंगे सर तो बीमारी नहीं आएगी। राइट, दीप दोषी जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो मैडम, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं 6 दिन से, मेरा 20वां दिन है कोविड का, तो मेरे को 6-7 दिन से नींद बिल्कुल ही नहीं आ रहा है और थोड़ा चेस्ट हैवी लग रहा है। मतलब ये 6-7 दिन के बाद ही हुआ। फिर मैंने सीआरपी करवाया तो डॉक्टर ने बोला सीआरपी, तो थोड़ा सीआरपी 130 आ गया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मैंने फेबिफ्लू सब लिया था, सब लिया, पर आप मतलब आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गया पर कोरोना नहीं गया। आप समझो ये खेल, यही खेल समझाने के लिए ये सेमिनार हुआ है। आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गया। मेरे पास जो लोग आ रहे हैं 2-2 महीने 3-3 महीने पहले कोविड हुआ है, पर गले की आवाज वापस नहीं आ रही, छाती से बाहर नहीं जा रहा। नींद का बहुत मतलब 7 डेज हो गया और समथिंग। सिंपल एक सॉल्यूशन है जो मेरे प्रिस्क्रिप्शन में आएगा भी। कांसे की कटोरी से रात को सोते वक्त पैर के तलिए में घी घिसना है। ये 3-4 मिनट घिसना है। जब घिसोगे तब घिसते घिसते तलिया पूरा काला हो जाए, और वो कालेपन को आप पूरा कोई भी पुराने कपड़े से सो जाइए। और ये जो आप खांस रहे हो, जो गला वापस नहीं आया है, अर्डूसी का काढ़ा भी लीजिए। उसके अलावा आपकी खांसी से इतना लग रहा है कि चेस्ट में कंजेशन है, तो जो पहले के लोग थे छाती में विक्स लगाते, बाम घिसते, आपको ये सब कुछ नहीं करना है। पहले विक्स था ही नहीं 5000 साल पहले। तो क्या था? पान का पत्ता, जो हर घर में लोग खाने के बाद खाते थे, वो बंद हो गया, इसलिए कोरोना आया है। पान के पत्ते पर दीवे लगाना है, एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, और उसको छाती पे रखना है रात को सोते वक्त। क्योंकि जैसे मैंने बताया 6 से 10 कफ का काल है, और आयुर्वेद बोलता है कि 10 बजे पहले आप सो जाओ। तो कफ के काल में आप छाती पे पान का पत्ता रख के, फोरहेड पे पान का पत्ता रख के, इस्त्री पर या तवी पर कपड़े का गोटा गर्म करिए और उसको सेकिए। सेकेंगे तो वो कफ मेल्ट हो जाएगा,
मेल्ट होएगा तो क्या रात भर आप खांसोगे? नहीं। नहीं मैडम, मेरे को खांसी का देखा जाए ना, मेरे को दिन में 1 या 2 बार आता है, ऐसे खांसी नहीं आ सर रहा है। आपने मुझे बताया कि छाती में भारीपन लग रहा है, उसकी बात भारीपन चल लग रही है। रहा है। सुनिए हाँ, सुनिए, वही उसी का इलाज बता रही हूँ, सुनिए प्लीज। ओके। छाती में जो भारीपन लग रहा है तो पान के पत्ते से आपको छाती को रात को सेकना है, और वो सेकना है 3-4-5 मिनट सोने के पहले। तो सुबह जो है ओके। वो कफ मेल्ट होकर निकलेगा, तब यू विल, छाती का भार तब गायब हो। और मैडम ये अपना जो दवाई है वो मैं फर्स्ट डे से स्टार्ट, अभी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ना वो दवाई? प्लीज करिए, तो ही जो जहर आपने अंदर डाला है वो निकलेगा। प्लीज सर। तो फर्स्ट डे से करूँ कि थर्ड डे वाले से करूँ? क्योंकि मेरे को फीवर नहीं है, आई डोंट हैव एनी क्या फीवर। है कि पहले जैनों में हर घर में 5 तिथि थी, और जो बूढ़े लोग थे वो तो 10 तिथि करते थे। अब क्या है, लोग ना 14 ना 8 ना 5 भूखे रहने में मानते ही नहीं है। आप कर तो लीजिए, फीवर नहीं है कोई मैडम? पुण्य जरूर होगा। फीवर बिल्कुल नहीं है। वो है ना, डाइजेशन को ब्रेक मिलेगा और दोष को बाहर आने का मौका मिलेगा। तो फीवर नहीं हो फिर भी करिए सर। ओके। Redmi Note 7 पूजा जी, मेरी मदर को कोविड के बाद से माइंड में एक क्लॉट आ गया है, तो डॉक्टर्स ने, एंड शी इज 86 इयर्स ओल्ड, तो उनको क्लॉट के लिए उन्होंने ऑपरेट करना बताया, लेकिन हम लोगों ने नहीं करवाना चाह मेहरबानी रहे करना हैं। मैम, मेहरबानी करना, ये क्लॉट जिससे कारण आया फिर नया कुछ मत ले आना। आगे बोलिए। हाँ, इसीलिए हम लोग उनको एक्चुअली घर भी बहुत मुश्किल से ला पाए, डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था घर लाने के लिए, और वो अकेली ला वहां पाए होगी। तभी वो जिंदा है मैम। हाँ, तो अभी वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है मैम, एंड फूड पाइप से ही खाना जा रहा है उनका, और बहुत बार बोलने के बाद वो थोड़ा रेस्पॉन्ड करती हैं। अब हमें 2 दिन से लग रहा है कि थोड़ा उनको सेंस आ रहा है, तो उसके लिए आप प्लीज कुछ मैम सजेस्ट जो कर। कफ जो है, जैसे मैंने आपको दिन के टाइम बताए, वैसे ही कफ के आयुर्वेद में वात पित्त कफ पूरे शरीर, पूरे धरती पे है। यानी आप अगर 0 से 20 हो तो आप कफ के काल में हो। बच्चों को जो है सर्दी कफ जल्दी होती है। जो 20 to 45 है वो पित्त का काल है, जुनूनी काल है। जो ये जीतो यूथ विंग है जुनूनी हमारी, जिन्होंने ये प्रोग्राम लाया है, तो जो यूथ विंग है वो जुनून का काल है, पित्त का काल है। उनपे इतनी वो होती है शक्ति कि पत्थर भी खा ले तो पचा दे। और जो 45-50 के बाद जो है वो वायु का काल है। जो आपकी मदर आप बोल रहे हो 80+ है, तो वायु के काल में है। तो फॉर्चुनेटली फॉर अस उनके लिए कफ निकालना अपने लिए इजी है, उनके शरीर में, क्योंकि वो वात के उनकी जो आयु है वो वातिक आयु है। तो जो ये दवाइयां मैं जो आपको बता रही हूँ पिछले 4 दिन की, उनको भूखा नहीं रखना है, वायु को भूखा नहीं रख सकते। तो जो पिछले 4 दिन की दवाई बताई वो आप 15 दिन आपकी मदर में करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। मैम एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है, चारू से मैंने लिया था दिल्ली में जो है, तो मैं पूरा कुछ नहीं सोच पाई हूँ। मैम इट विल बी शेयर्ड टू यू। हाँ मैम, हम लोग का लाइव है, वो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग इसका। नहीं, कैसे कर सकेंगे हम रिकॉर्डिंग? प्लीज हमें इन्फॉर्म बता दीजिए ना। मैम आप एक नंबर नोट कर लीजिए। जीतो के फॉरवर्ड, जीतो कोलकाता के, जीतो चैप्टर कोलकाता के मतलब पे ये लाइव मिलेगा मैम। आपने मेरे को बोला कि वो शुरू के जो आपने बताए हैं वो 10 दिन मैं दूं उनको, आप पूरा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर मैं उसको ले लूंगी दवाइयों को। मैम आप एक नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको वीडियो जो है वो भेज दूंगा। हाँ बोलिए। 9830 प्रोग्राम फेसबुक लाइव है, फेसबुक में जीतो कोलकाता के पेज पे लाइव है और यूथ के भी पेज पे लाइव है। हाँ, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, और मुझे आपको वहां पे भी दिखेगा, जीतो के फेसबुक पे आप चले जाइए, जीतो कोलकाता कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ये पूरा वीडियो मिलेगा आपको। अच्छा, हाँ, तो मैं पूजा जी अभी आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि मैं कैसे उसको दूं, आप मेडिसिन को 10 दिन देना है मुझे। मैम योर स्क्रीन हैज हैंग्ड आई थिंक। हाँ, अभी मैं देख पा रही हूँ, मुझे वो मेडिसिन बस कैसे देना ये बता दीजिए एक बार। मैम उनका आई थिंक कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया। आप अच्छा, तो आप नंबर मुझे, आपका नंबर बताइए जब तक। 9830 930 हाँ 9830 9830 90 90 80 30 80 80 हाँ 80 40 9830 90 80 40। हाँ ओके,
तो अभी मैम से नहीं कनेक्ट में हो सकती? नहीं, आई थिंक मैम का कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया है। 2 मिनट आप रुकिए मैम, आई थिंक वापस ज्वाइन कर लेंगी। हाँ, उनका नंबर नहीं तो मुझे आप एक बार बता दीजिए। मैम उनका नंबर तो हम शेयर नहीं कर सकते। 2 मिनट आप रुकिए, वो आने वाली होंगी। हाँ ज्वाइन कर रही है प्रियांक। हाँ भैया। मैडम अभी आप ना पूरा ये प्रोग्राम फेसबुक पे देख लीजिएगा और आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी भी लोगों के क्वेश्चंस लेने हैं हम लोग। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। पूजा जी ज्वाइन कर लिए हैं। आई जस्ट चेक भैया। एक्चुअली बस मुझे इतना ही पूछना था कि बस दवाइयाँ कैसे देनी है, बस और कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ। अनुभव यू देयर? पूजा जी ज्वाइन कर ली है बट उनका वो, हाँ पूजा जी। यस, कैन यू सी मी? यस, नाउ वी कैन सी। आप 2 कनेक्शन से हो, इसलिए इको हो रहा है आपके एंड से। हाँ मैम, आपका 2 दिखा रहा है उसमें। Can I ask question? यस प्लीज गो। हाँ यार नीचा। या अभी ऐसे न्यूज में आ रहा है कि जो थर्ड वेव आने वाला है वो बच्चों के लिए बहुत इफेक्टेड है, तो क्या आप उसके लिए कुछ सलाह दे सकते हैं? मैम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों का जो है ना 0 to 20 वो कफ का काल होता है, और उसमें भी 0 to 5 विशेष कफ बढ़ता है बच्चों में। तो जो जैसे मैंने आयु के बारे में बताया, वैसे ही 11 से अमास और 11 से पूनम, वो जैसे चांद है, वो कैसे दरिया में ओट और भरती आती है, बराबर, जो भरती और ओट आती है, चांद कम होता है चांद बढ़ता है, वैसे दरिया का पानी जाता है और भार कम होता है। वैसे ही जहां जहां कफ है, फ्लूइड इन आवर बॉडीज आर अफेक्टेड बाय द मून, द लूनार फेज। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपके बच्चों को ये जो 10 दिन है, 11 से अमास और 11 से पूनम, उस दिन पे तलावा मत खिलाइए, दही से दूर रखिए, केला मत दीजिए, केला मत दीजिए। और उस दिन पे जो ये तुलसी पुदीना काली मिर्च की चटनी मैं बता रही हूँ, जो है 12 इयर्स तक का अडल्ट डोज है। 6 साल से छोटा बच्चा हाफ डोज और 2 साल से छोटा 1/4 डोज। मैं डोज आपको बताती हूँ। पूरे 12 साल के ऊपर के बच्चे के लिए 25 तुलसी, 10 पुदीना, 3 काली मिर्च और 6 काली मिर्च जितनी मिश्री। वो ही चीज 6 साल के नीचे है तो 10-12 पत्ते तुलसी, 5-7 पत्ते पुदीने, 1.5 काली मिर्च और 3 काली मिर्च जितनी मिश्री। और वही चीज 2 साल से छोटा बच्चा है तो 4-5 पत्ते तुलसी के, 1-2 पत्ते पुदीने के, आधी काली मिर्च और 2 काली मिर्च जितनी मिश्री। ये चबा के कूट के चटनी बना के आप सुबह शाम आपके बच्चे को दीजिए। 11 से अमास उसको तलावा मत दीजिए, उसको केला मत दीजिए, उसको दही मत दीजिए और उसको नट्स मत खिलाइए, तो वो कभी सर्दी कफ होगा ही नहीं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कमल कुमार खेतान जी। हेलो। हाँ बोलिए कमल जी। हाँ मैडम, मेरे 21 मार्च 2021 को कोविड हुआ था और मेरे रेमडेसिविर का 6 इंजेक्शन लगा था और स्टेरॉइड भी चला था। वैसे ठीक है, लेकिन अभी ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शुगर है मेरे, डायबिटीज पेशेंट हूँ। छाती में कुछ कंजेशन लगता है और खांसी मेरे रेगुलर आ रही है, मतलब ज्यादा देर बात करने से खांसी आती है और 99 के आसपास बुखार रहती है, 99, 99.5, 99, 99.5। सर सबसे पहले तो जो आपने बताया कि आप डायबिटीज पेशेंट हो, तो डायबिटीज में आपने ऑलरेडी बोल दिया कि स्टेरॉइड का कोर्स चला है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे। ये तो अनपढ़ गवार भी आज के दिन जानता है कि स्टेरॉइड से शुगर शूट अप होती है। हर आदमी आज, बिकॉज गूगल इज सो पॉपुलर, लिखो टाइप करो और जवाब आ गया। तो डायबिटीज वाले को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आयुर्वेद के बारे में ही मैं बात करूंगी। डायबिटीज में आयुर्वेद का क्या उसका व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज इन आयुर्वेद। तो वो जो है वो है सिडेंटरी लाइफस्टाइल, आसन का सुख, ठीक है। तो सिडेंटरी लाइफस्टाइल, गुरु आहार, यानी भारी खुराक से डायबिटीज होता है। अब आयुर्वेद जहां जहां गुरु की बात करता है, आयुर्वेद, लेट मी बी वेरी क्लियर, वी डोंट स्पीक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, वी डोंट स्पीक अबाउट प्रोटीन्स, वी डोंट स्पीक अबाउट all this. We don't speak about glycemic index, GI tag, or we don't speak about calories. We speak about guru and laghu.
तो जब आपकी अग्नि इतनी मंद हो गई है कि आपको भारी खुराक नहीं पचती है और वो खुराक बराबर पचे बिना शरीर में शुगर बनाती, राइट। ये डायबिटीज का जो आयुर्वेद का है, तो हम गुरु आहार बंद कराते हैं, यानी हम गेहूं बंद कराते हैं, हम चावल खिलाते हैं। हम डायबिटीज को ट्रीट करते हैं तब हम गेहूं बंद करते हैं, चावल खिलाते हैं। उड़द की दाल जो है वो गुरु बोलिए, गुरु 3 तरह के समझने हैं सर यहाँ पे। मात्रा गुरु यानी क्वांटिटी में। अब दाल चावल आप लाइट फूड खा रहे हो, खिचड़ी लाइट फूड खा रहे हो और थाली भर के खा रहे हो, तो मात्रा गुरु हो गया। दूसरा जो है मात्रा गुरु के बाद आएगा स्वभाव से गुरु, यानी वो पहले से ही गुरु है स्वभाव से, तो उसमें है गेहूं और उड़द। और तीसरा जो है वो बोलते हैं संयोग से गुरु, संस्कार से गुरु। संस्कार से गुरु यानी क्या, यानी इंग्रेडिएंट सेम है, गेहूं का फुल्का और गेहूं की पुड़ी, घी में तली हुई पुड़ी है जिसमें गेहूं है, पानी और घी है, और गेहूं का फुल्का है जिसमें गेहूं है, पानी और घी चौपड़ दिया है, तो फुल्का भारी होगा या पुड़ी भारी होगी। दाल चावल में भी वही इंग्रेडिएंट है, खिचड़ी में भी वही इंग्रेडिएंट है, पर भारी क्या होगा, उसको बनाने का तरीका कैसा है। घी में उसको तला गया है तो पूरी भारी हुई, और फुल्का जो आपने तवे पर सेका भी है, उसके बाद चूल्हे पे या गैस पे फुलाया भी है, तो फुल्का लघु हो गया। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप पराठे नहीं खाओगे, आप पूड़ी नहीं खाओगे, आप फुल्का खाओगे। तो ये जो आप मैडम, ये जो चीजें आप अगर आपकी डाइट में चेंज करोगे, और जो हमने जो कोविड के पिछले 4 दिन का जो परहेज लगाया लघु सुपाच्य आहार का, आप 15 दिन ये लघु सुपाच्य आहार करिए, 100% आपको जो हैवीनेस लग रही है, जो श्रमज लग रहा है, जो थकान लग रही है, वो जाएगी। इसमें एक स्पेसिफिक लक्षण है पोस्ट कोविड में, वो है पैरों का टूटना। तो बहुत जनों के पैर कोविड से ठीक हुए, अनफॉर्चुनेटली आप बता रहे हो कि आप कोविड से ठीक हो गए हो, ठीक हुए कि नहीं वो एक क्वेश्चन मार्क है सर। नहीं, तो मेरे वो जो थोड़ी कंजेशन रहती है चेस्ट में और खांसी ज्यादा बात करने पर बता आती दिया है पहले आपको, पान के पत्ते का से खांसी के लिए भी बता दिया है, पर जो पैर टूटते हैं पोस्ट कोविड में, उसका मैं सोल्यूशन सबको बताना चाहूंगी। धोए हुए चावल का पानी, धोए हुए चावल का पानी, मांड नहीं, मांड नहीं, तो 2 बार आपको चावल धो देना है, तीसरी बार पीने के पानी में मसल के चावल को धोना है, और वो पानी निकाल के 2-3 बार लीजिए, 10-15 दिन लीजिए, 100% आपको जो शरीर टूटने की कंप्लेन है वो चली जाए। और मैडम जो बुखार रहता है 99 99.5, वो आप कहाँ माप रहे हो वो देखना है, वो मैं मुंह में, तो वो बता चुके हैं सर। प्रतीक जी, you will, Priyank ji, once they finish the question, you will have to mute them, because then only we will be able to give justice to everyone. प्रदीप नाटा जी। नमस्कार। प्रदीप जी, मेरी सीओपीडी पेशेंट थी, उनको कोविड हुआ था, अभी तो बेटर है, काफी ठीक है, तो अभी उनको खांसी होता है, खांसी में कोई कफ या कोई सर्दी नहीं है, चेस्ट के अंदर से खांसी होता है और गड़गड़ आवाज होता है। सर जो आप ये इतना बड़ा मस्त नाम लेके आए हो सीओपीडी, पहले तो इस नाम को मैं जनता को बताऊं कि सीओपीडी क्या मतलब है इसका। सीओपीडी का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कई सालों से उनके फेफड़े में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए उनके फेफड़े बराबर काम नहीं कर रहे, राइट। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या है, फेफड़ों में पानी भरता है नहीं, वो कफ ही है। तो कफ को निकालने की जो दवाई हमने बताई है वो ही सीओपीडी में चलेगी, वो ही खांसी में चलेगी। उसके अलावा जो सूखी खांसी आप बता रहे हो कि सूखी खांसी बहुत है, तो इसमें एक बहुत अच्छा है वासा अवले या कारी अवले। अवले जो होता है वो चाटन होता है, तो जो सूखी खांसी है उसको गीला करके, कफ को गीला करके बाहर निकाले। तो जिनको सूखी खांसी की प्रॉब्लम है, वासा अवले कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिलेगा, कंठकारी अवले कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिलेगा। अगर आपकी बीवी को डायबिटीज नहीं है, क्योंकि अवलों में जनरली मिश्री होती है, हनी अच्छी मात्रा में होता है, तो ये डायबिटीज बिना के पेशेंट बहुत इजीली ओवर द काउंटर मिलता है, वासा अवले या कंठकारी अवले। आप सुबह शाम कफ के काल में सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे 1 चम्मच दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रियांक जी। कुसुम जैन जी। जय श्री, मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछना है एक्चुअली में।
मेरी नानी जी को। मैम आप घर में मास्क क्यों पहन के हो? स्क्रीन के सामने भी मास्क पहन के हो? नहीं, मेरे साथ बच्चा है इसलिए, मेरे साथ बच्चा है इसलिए पहन रखा था। मैम सुनिए, ये मास्क 1 साल पहन पहन के ऑक्सीजन कम हो गया है। हाँ, मेहरबानी करके अपने घर में मास्क मत पहनिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मेरी ना नानी जी को हल्का सा बुखार हुआ था, क्योंकि मींस शी इज लाइक 93 94, और वो ना एक दिन जल्दी से नहा ली थी 4-5 बजे, तो थोड़ा सा 99 टाइप 100 बुखार हुआ, और उसके बाद उन्हें बहुत वीकनेस आ गई, क्योंकि वो एक ही टाइम अनाज खाती है। डॉक्टर को जब ये बताया, वीकनेस के मारे उनकी ऑक्सीजन भी लो हो गई थोड़ी सी, जैसे कि 100 से 95 और 91 टाइप्स आई थी। तो डॉक्टर ने ना उनको वो रेमेडीज वाला इंजेक्शन दे दिया, स्टीरॉइड्स का दे दिया, और 2-3 और डॉक्टर तो देने आ ही नहीं रहा। मैंने तो ऐसा सुना है कि डॉक्टर वीडियो नहीं, डॉक्टर ने हमारे को फोर्सफुली बोला कि आपको ये देना। मेरी बात सुनिए, डॉक्टर ने दे दिया मत बताइए प्लीज, डॉक्टर को ब्लेम मत करिए। डॉक्टर तो बेचारा आजकल वीडियो में और फोन पे ही लगा रहता है। मैं जो है मेरे क्लिनिक में 35 से 40 कोविड पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए, उनको हाथ छू के नाड़ी देख के दवाई देती हूँ। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपने उस पे विश्वास रख के डॉक्टर को ब्लेम मत करिए। एग्जैक्टली, तो आई एम सो सॉरी, बट डॉक्टर ने हमारे को बोला कि आपको ये इंजेक्शन देने पड़ेंगे, एंड वी डोंट हैव एनी अदर। आपने सोचा ही नहीं कि आपकी दादी 96 या 90 समथिंग है, तो ये क्या करेगा? मैंने उनको सजेस्ट करा था, मैंने उनको कहा था कि वो नहीं इनटेक कर पाएंगी, क्योंकि वो ना वो बिल्कुल बेहोश। क्या है तकलीफ बताए फटाफट प्लीज। उनको बुखार हुआ था, फिर वो नॉर्मल हो गए, बट उनको इस समय बहुत ज्यादा वीकनेस है, वो इंजेक्शन लग गया है, जिसकी वजह से हमने उनका ना पल्स एकदम से 30 to 189 भी पहुंच गया था। प्लस मैम ये जो सेमिनार है, ये इसलिए नहीं है कि डॉक्टर गलती करे और आयुर्वेद सुधारे। ये सेमिनार है कि आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े। तो हाँ, अब जो है मैं इतना हेल्प आपका जरूर कर सकती हूँ कि उनको काली मिर्च, तुलसी और मिश्री और पुदीना जो मैंने बताया पोस्ट कोविड के लिए, वो देना आप चालू करिए। दूसरा मैम, लघु सुपाच्य आहार दीजिए। उनको जो वीकनेस हो रही है, उसमें शरीर टूट रहा है, तो एक चंदन बला लाक्षादी तेल, ये आयुर्वेद की कोई भी दुकान में मिलेगा। ये जिनको शरीर बहुत टूटता है, इसमें कमर टूटती है, इसमें पैर टूटते हैं, और बुखार में, अदरवाइज आयुर्वेद में बुखार में कहीं भी मालिश करने का नहीं लिखा है। मालिश की इनफैक्ट आयुर्वेद में बुखार के 3 दिन में मनाही है, पर उसके बाद जो शरीर टूटता है तब ये चंदन बला लाक्षादी तेल लगा सकते हैं। तो ये लगाइए आपकी दादी। लाक्षादी तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल। यस प्रियंक जी। कुसुम कोचर जी। जय जिनेन। आगे बोलिए। हाँ, मेरे को ना सुबह के टाइम मैं उठती हूँ तो मेरे को 15-20 मिनट के बाद बहुत छींक आनी शुरू हो जाती है। फिर दिन भर छींक, आंख से पानी और नाक से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। मैम अगर ये किसी डॉक्टर को बोला होता तो तुरंत बोल देता, इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। नाम तो इतने अच्छे लोग लाते हैं। एलर्जी है आपको, तो इस एलर्जी से बचने नहीं था, ये कोविड होने के बाद से मेरे को होने लग गया है। इसका मतलब ये है कि कोविड क्या है, यही तो ये सेमिनार की विशेषता है। कोविड होने के बाद कोई नया रोग आ गया? भाई ये कोविड कुछ नहीं है, ये जो चीजें हैं ये लक्षण है, इनको ठीक करिए। इससे इसको अगर दबाएंगे, इसको कफ को अगर दबाएंगे, तो ये जितने लोग आपसे, आपके पहले और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न ही नहीं होगा। इनको दबाइए मत, इसको ठीक करिए। तो जो आप बोल रहे हो, ये आपको नाक में दिन में 3 से 4 बार एरंडी का तेल या घी लगाना है। उसके अलावा आप रात को पान के पत्ते का सेक करके सोइए, तो सुबह जो छींक आ रही है, जो कफ निकलना चाह रहा है, वो निकलने में इजी आसानी रहेगी। तो आपको अगर रोज 50 छींक आ रही है, तो फिर 2-4 दिन बाद 20-25 होगी, 2-4 दिन बाद 10 होगी और बंद हो जाएगी। यस प्रियांक जी। ललित वचेता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी, नमस्ते मैडम। मैं थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर से जानना चाहता हूँ आपसे कि आजकल बहनें कोविड के अंदर क्या प्रिकॉशंस ले सकती है, तो वेल से दे गोइंग टू बी प्रेग्नेंट, तो स्पेशली मैम सर ये बहुत अच्छा प्रश्न आप लाए हो, क्योंकि बीइंग इन द फील्ड वर्क मैं रोज पेशेंट के कांटेक्ट में आती हूँ। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। माय यंगेस्ट सन, आई हैव 3 सन्स, और मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो अभी 5.5 महीने का है। तो 5.5 महीने पहले जब मेरी डिलीवरी का बारी आई, तब अनफॉर्चुनेटली टेस्ट में मुझे कोविड पॉजिटिव आया। तो ये चीज मैं सबको लाइव शेयर करना चाहूंगी। मुझे कोविड पॉजिटिव आया, डॉक्टर ने मना कर दिया,
कि भैया हमारी हॉस्पिटल में तो आपकी डिलीवरी नहीं हो सकती। तो मेरी डिलीवरी हुई सरकारी अस्पताल में, और डिलीवरी के बाद की जो भी 8-10 दिन का जो, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, बिकॉज मैं एक वैद्य हूँ, मेडिकली पढ़ी लिखी हूँ, तो मैंने डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करके 5वें-6ठे दिन डिस्चार्ज लिया। और क्योंकि उनको बताया गया कि हम क्वारंटाइन करेंगे, मेरे घर में कमरा है, क्वारंटाइन करेंगे। पर जो है भारत में जो है वो ऐसे भी डिलीवरी के बाद 40 दिन क्वारंटाइन का नियम है कि सुवावड़ी को 40 दिन एक रूम में ही रहना है, उसको बाहर निकलना है, ना बच्चे को बाहर निकलना है, उसको कम से कम लाइट चाहिए, कम से कम आउटसाइड एटमॉस्फेयर से उसका इंटरेक्शन। प्लीज म्यूट एवरीवन, प्रियांक जी। उसका जो आउटसाइड के एटमॉस्फेयर से जो टच है वो कम से कम होना चाहिए। तो ये चीज जो मैं भुगत चुकी हूँ, मैं सब गर्भवती माताओं को बताना चाहूंगी। मेरे को कोई पेशेंट से इन्फेक्शन हुआ होगा, अनफॉर्चुनेटली मेरे को ना छींक थी, ना काशी थी, ना कुछ भी था, बट क्या है कि कोई ये जो इन्फेक्शन है साइलेंट इन्फेक्शन भी होता है। व्हाट दे से, नो सिम्टोमेटिक कोविड, you are not having, you are having कोविड पॉजिटिव बट यू हैव नो सिम्टम। हो सकता है कि 2-4 दिन पहले मैंने कोई कोविड पॉजिटिव को देखा हो, जांचा हो, और उससे मैं ये सिम्टम ले आई हूँ, बट इसका भुगतान मैं खुद कर चुकी हूँ। इसलिए मैं शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप गर्भवती हैं और अगर आपको कोविड के कोई भी सिम्टम हो, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो कफ हो, चाहे वो हेडेक हो, इसका एक बहुत सिंपल इलाज है बकरी का दूध। मेरी भाभी को भी अभी प्रेग्नेंट है, 5वें महीने में है, और उसको कोविड पॉजिटिव आया था। 7 दिन में ठीक किया है उसको मैंने, 8वें दिन उसका कोविड नेगेटिव आ गया, RT-PCR, पर उसको एक भी दवाई नहीं दी है। ये कोई भी दवाइयां उसको नहीं देनी है। आयुर्वेद में भी प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई देने का मना किया है। प्लीज कृपया ध्यान रखिए, याद से सुनिए। सिर्फ और सिर्फ बकरी का दूध, आधा लीटर जितना बकरी का दूध, दिन में 3 बार 150-200 ml, थोड़ा सा अदरक डाल के, थोड़ा सा मिश्री डाल के, क्योंकि वो चुस्त जैन है, वो अदरक नहीं खाती, तो मैंने बोला आप थोड़ा सा भाभी सूंठ का पाउडर डाल सकते हो। तो बकरी का दूध, थोड़ा चुटकी 2 चुटकी सूंठ का पाउडर डाल के दिन में 3 बार उनको पिलाया गया, 7 दिन तक पिलाया गया। और उसके अलावा लघु आहार का, प्लीज म्यूट, देयर इज सम डिस्टर्बेंस। ललित विजेता जी का ही एक्चुअली सो ये चीज उनको दी गई एंड शी इज ओके। सो आपको डरना नहीं है, बकरी का दूध अदरक मिला के पिला के दीजिए, शी विल बी फाइन। यस प्रियांक जी। डबल प्राइस निर्भय जैन। हेलो मैम। बोलिए निर्भय जी। हाँ मैम, मेरे को ना एसिडिटी बहुत होती है। मैम ये नेक्स्ट जीतो वालों को बोलिएगा, एसिडिटी पे सेमिनार करेंगे, मैं जरूर बोलूंगी। 1 घंटा बोलूंगी। और खांसी भी होती है जो मैम। एसिडिटी का मेन कारण जो है आज के दिन में वो है आप टाइम से खाना नहीं खाते हो। तो पित्त का काल जैसे मैंने बताया 10 से 2 के बीच में है, तो 10 से 1 तक आपको खाना खा लेना है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जिनको एसिडिटी हो रही है वो ये है कि आप खाते खाते पानी नहीं पी रहे। So every 2-3 bites have a sip of water. With food have 1-1.5 glass of water. No water till 1 hour after food. यानी हर 2 कवे में 1 घूंट पानी पीजिए, खाते खाते 1-1.5 ग्लास पानी पीजिए, खाने के बाद 1 घंटा तक पानी मत पीजिए। ये करिए, एसिडिटी का बाप के आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू मैम। या राजेश भैया। राजेश भैया। मैडम यस राजेश। जैसे अभी हाँ जी, जैसे अभी हम सुन रहे वैक्सीन के बारे में, वो तो ठीक है, वो तो एक एलोपैथिक वैक्सीन हो गई। हमारे आयुर्वेदिक में ऐसे कुछ है क्या कि जो कोविड जिसको नहीं हुआ है वो अभी उसकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाता है कि उससे कोरोना कभी हुआ ही नहीं? सर ये है ना, आयुर्वेद जो है बनाया इसलिए गया कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो हमारा जो पहला लक्षण है ना, वैद्य क्यों बनता है, उसके आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा लिखा है। हमारा जो कर्तव्य ओथ जो हम लेते हैं वैद्य बनने टाइम, वो ऐसा लेते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य चिकित्सा, यानी स्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आप वैद्य बन रहे हो। और सेकेंडरी आपका सेकेंड एजेंडा ये है कि लोग बीमार की आतुर की चिकित्सा करना। तो मेरा जो फर्स्ट कर्तव्य है वो यही है कि आप बीमारी ना पड़ो। उसके लिए आयुर्वेद में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आपके लिए अनफॉर्चुनेट, मेरे लिए फॉर्चुनेट, दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या का बहुत अच्छा वर्णन है। तो क्या है कि 4:30 बजे उठने का बोला है,
अब लोग 4 बजे सो रहे हैं, नेटफ्लिक्स का जमाना है, और रात को यूट्यूब, रात को अगर आप व्हाट्सएप नहीं देखोगे तो फिर नींद नहीं आती। तो 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपको सोना है और आपको ठीक होना है। आपकी इम्यूनिटी 4 बजे सो के बूस्ट हो जाएगी। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मेहरबानी करके सरकार ने जो लॉकडाउन बनाया है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। दिनचर्या के बारे में पढ़िए, रात्रिचर्या के बारे में पढ़िए, और उसके अलावा कुछ खाने पीने से इम्यूनिटी नहीं, सही खाने से इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। मेरे पास कोई मैजिक वंडर पिल नहीं है कि जो आपको दूंगी और आपको कोरोना से बच जाओगे। भाई सर्दी कफ से बचने के लिए क्यों डरना है? अगर हो भी गया तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 7 दिन में ठीक हो जाओगे। आप नाक में दीवेल जरूर लगाइए, उससे आपको पोल्यूशन से रक्षण मिलेगा, उससे आपको बाहर के दूसरे कोई इन्फेक्शन से रक्षण मिलेगा। पर आप 4:30 उठिए। आप कितने बजे उठ के सुबह उषा पान बोलता है आयुर्वेद, सबसे पहला बोलता है उठ के उषा पान करना है। उषा के काल में उठ के आपको 1 गिलास पानी के बर्तन, 1 गिलास तांबे के बर्तन में पानी रखना है, वो 4 साढ़े 4 उठ के पीना है। जैन है तो वो छाने बिना नहीं पीता, तो छान के पियो। 4 साढ़े 4 1 गिलास पानी पियो। फिर आपका धर्म चिंतन की बात करता है आयुर्वेद, तो जो जैन है प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, करना ही नहीं है। और उसके बाद बोलता है कि आप पॉटी करो, आप दांत ब्रश करो, आप ये करो, आप वो करो। तो जो आयुर्वेद की दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, इसके बहुत सिंपल बुक्स है। मैं आपको 1-2 नाम दूंगी सर, प्लीज राजेश जी गो थ्रू देम। डेफिनेटली आपके घर को भी आप इम्यून कर पाओगे इस सिस्टम से। जो आज के बच्चे 10-12 बजे उठ रहे हैं, आगे जाके क्या होगा भगवान ही जानता है। तीर्थंकर तो जानता है, इसीलिए आयुर्वेद लिख के गया है। जो आयुर्वेद जो है वो ऋषभदेव भगवान ने बनाया है। जैसे जो 64 कलाएं हैं उसमें आयुर्वेद 64 कला के अंदर है, और ऋषभदेव भगवान ने ये ज्ञान दिया है। तो ये ज्ञान तो है पर आपको पढ़ना नहीं है। तो एक भाव प्रकाश करके एक बुक है, बहुत सिंपल बुक है। अष्टांग हृदय करके एक बुक है, बहुत ही सिंपल बुक है। इसमें दिनचर्या रात्रिचर्या का बहुत अच्छा वर्णन है। और अगर आपको ये सब भी नहीं करना है तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे वीडियो फेसबुक के मेरी क्लब में लगे हुए हैं। तो कब उठना, कब सोना, कब खाना, क्यों नौकरसी करना, क्यों पोरसी करना, वो भी लिखा हुआ है। तो प्लीज फॉलो करिए और एकदम बीमारी से दूर रहिए। थैंक यू। युवान। हाँ यस हाँ मैम। यस युवान जी बोलिए। मैं एक्चुअली युवान मेरे बेटे का नाम है, मैं स्वाति। बोलिए बोलिए। मुझे ना एक्चुअली बोलना था, मेरी ननद को 2-3 मतलब समझो ना 7 दिन पहले उनको बुखार हुआ था, तो हमने आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट लिया है। बढ़िया, फाइनली। वो जीतू भाई अब बोल रहे हैं ना अहमदाबाद, वो जीतू भाई बालट जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो मेरी ही संस्था से दे रहे हैं मैम, और वही दवाइयाँ मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने 7 दिन की जो दवाई की वो परफेक्ट की, अब तकलीफ क्या हो गई वो बताओ, ताकि पब्लिक में भी खुलासा हो कहाँ गड़बड़ हम कर रहे हैं। सिर दर्द नहीं, आपकी कुछ दवाई में प्रॉब्लम, इनका सिर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। मैम सिर दर्द की ऑलरेडी 2 चीजें बता दी है, पर एक जादू की पुड़िया, एक जादू है हमारे पास सिर दर्द के लिए। ये जादू मैं आज जीतो के इस प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहूंगी। ये जादू के बारे में मैंने जैन आयुर्वेद के ग्रंथ में पढ़ा है, जो मेरी पिछले 1 साल से रिसर्च हो रही है, जो कोबा ज्ञान मंदिर में जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, उन ग्रंथों में से ये एक विशेष एक जादू निकला है जो सबके साथ मैं आज शेयर करना चाहूंगी। आयुर्वेद जो है, बिकॉज मैंने बोला जैन साधु साध्वियों ने भी इसके ग्रंथ लिखे हैं, तो कई बार उपवास है आपको और हेडेक हो रहा है, एकाशना है और हेडेक हो रहा है, तो जब आप दवाई नहीं ले सकते तो हेडेक को कैसे भगाओ? वो जो है सूंघ के आप हेडेक भगा सकते हो, ऐसा ये जादू है शास्त्रों में कि गरम तवी पर, मैं तवी बता रही हूँ, पर केसर को एकदम बारीक पीसना है। तो गरम तवी, गैस बंद कर दीजिए, गरम तवी पे 2 चुटकी केसर रख दीजिए, तो क्या होगा, केसर का भेज हट जाएगा। और वो 2 चुटकी केसर को एकदम बारीक पीस लीजिए, और वो बारीक पीसा हुआ केसर आप 1 चुटकी घी में, छोटी डिब्बी में, छोटी पूजा की कटोरी में, कुछ में भी छोटे चीज में ले लीजिए और उसको सूंघिए। जो आप विक्स इनहेलर करते थे ना, ये सालों से इनहेलर आयुर्वेद में, सिर्फ और सिर्फ घी केसर सूंघने से आपका विदिन 10 सेकेंड्स अगर माथा दर्द नहीं बंद हुआ तो मैं प्रैक्टिस सच्ची में मैम बंद कर दूंगी। ये चीज कम से कम मैं 10,000 पेशेंट को बता चुकी हूँ, आधी रात को भी बता चुकी हूँ, साधु महात्माओं को भी बता चुकी हूँ, और इसमें बहुत फायदा होता है। तो बहुत, ये एकदम सिंपल चीज है, पर ये आयुर्वेद की इमरजेंसी है। ये आप रोज करने लगेंगे तो ठीक नहीं होंगे। अगर आपका रोज हेडेक होता है तो प्लीज कृपया वैद्य को बताइए। ये मैं इमरजेंसी आयुर्वेद में नहीं है, जो आयुर्वेद की इस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ।
यस प्रियांक जी। सुरेश जैन जी। यस प्रियांक जी। सुरेश जैन जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या सुरेश जी बताइए। हाँ जी मैडम, मेरे रिलेटिव, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ मैडम। मेरे भारत भर से जुड़े हैं आप, कहीं से भी बात करिए, जवाब दूंगी, जी, बोलिए। मेरे रिलेटिव 52 ईयर के हैं, उनको 18th डे है आज कोरोना इन्फेक्टेड होने को, और 2 दिन पहले पूरी रामायण के बाद बता रहे हो, राम क्या है पूछ रहे हो मेरे से। मैडम मैं रामायण तो ये थी कि रामायण ये थी कि 8 दिन में ठीक होता है, 18 दिन में। अब बताइए तकलीफ क्या? अभी उन्हें क्या 2 दिन पहले वेंटी पे लेना पड़ा, पहले बाईपेप पे थे 10 डेज, अभी वेंटी पे लिया उनको, और आज उन्हें जो टेकोस्ट्रोमी पे लिया, जो पाइप लगती है ना इधर। सर जो आप जो बता रहे हो क्रिटिकल कंडीशन है कोई भी कारण से, और जो ट्रैकियोस्टोमी की आप बात कर रहे हो, हमारे में जो वायु बताया है ना, पंच प्राण बोलते हैं, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, ध्यान, ऐसे 5 वायु के 5 प्रकार है। तो जो कंठ है वो एक वायु का स्थान है। तो जब आप ट्रैकियोस्टोमी करते हो किसी पेशेंट का, जब ये स्थान में छेद करके एक ट्रैकियोस्टोमी, ये जो बात कर रहे हैं ये क्रिटिकल बात है। मैं ये सब चीजें शेयर करना चाहूंगी कि आपने जो है कोई भी कारण से डॉक्टर ने आपको समझाया होगा, वो उनकी, देखो मैं यहाँ पे कोई डिबेट करने नहीं आई हूँ, मैं आयुर्वेद का सत्य बाहर लाने आई हूँ। तो डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट की, उसको जो पढ़ा गया है, उसने जो पढ़ा है वो उसकी बात करता है, और वो उसकी एलोपैथी की प्रैक्टिस करता है, और वो उसकी जगह सही है। पर हमारे शास्त्र में इसका इलाज है, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ। तो आपने जो कर दिया, जो हो गया है आज, वो बहुत बहुत बड़ा एक लॉस हो गया है, क्योंकि 5 प्राण की स्थान में से आपने एक स्थान को छेद कर दिया। तो वो जो प्राण वायु का एक स्थान है, वो प्राण वायु कम हो गया। तो अब ये वेंटिलेटर से एबीजी रिपोर्ट नॉर्मल है मैडम, उसमें एबीजी रिपोर्ट नॉर्मल है, ब्लड की रिपोर्ट आने बाकी है। सर और मैं यही बता रही हूँ कि मेरे पास वेंटी लेने के बाद बुखार है 2 दिन से। 20 ऐसे फोन आते हैं कि वेंटिलेटर पे ले लिया, ट्रैकियोस्टोमी कर दिया है और कोरोना नेगेटिव हो गया है। तो अब क्या इंसान बचे कि कोरोना को नेगेटिव करना है, पहले वो बताइए सर। इंसान बचना है। तो ये यही तो आप मात खा रहे हो। आप घर बैठे इंसान को बचा सकते हो, वहां जाके नहीं बचा पाओगे सर। मैडम सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया, तो बाईपेप पे ले लिया, बाईपेप पे लेने के बाद ऑक्सीजन लेवल 70 हो गया। प्लीज ये सब ध्यान से सुने, यही आप लोग सब कर रहे हैं अपने रिलेटिव के साथ, और यही आपको कोरोना से लड़ना है। जी, बाईपेप पे थे 10 डेज के बाद ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट हुआ, अप एंड डाउन 60 तक आया, और जो फोर्स है, और अभी 100 का फोर्स दे रहे थे। उसके बाद वेंटी पे लेना पड़ा, वेंटी पे 2 दिन पहले लिया तो उनको फीवर आ गया 2 दिन से। और जो एबीजी रिपोर्ट किया, एबीजी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, ब्लड की रिपोर्ट आनी बाकी है, और लंग्स है जो 75% उनके कोविड में डैमेज हो चुके थे पहले स्टार्टिंग में। अगर इन केस आपके मैडम हॉस्पिटल आयुर्वेदिक से पॉसिबिलिटीज है उनको रिकवर लाने की, कुछ आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट कर सके ऐसा? 100% सर, 100% जो मैंने आपको मकरध्वज वटी और श्वास कुठार रस, अदरक और शहद में दिया, यही हम वेंटिलेटर वाले पेशेंट में देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने ट्रॉकियोस्टोमी करा दी तो यहाँ पे छेद हो गया, यहाँ पे वेंटिलेटर लग गया। तो अब वो लोग मुंह से कुछ भी देने नहीं देंगे, क्योंकि मुंह से दिया तो लंग्स में फैला जाएगा, ऐसी बात करेंगे। मैं आपको समझा रही हूँ, और वो सही भी है, उनकी तरह से वो सही है। तो अब बचा रास्ता नाक से देने का। तो नाक में वो लोग आरटी लगाते हैं, राइल्स ट्यूब लगाते हैं, उसको राइल्स ट्यूब बोलते हैं। और नाक से यही दवाइयां, जो ये कोर्स 4 दिन का जो मैं बता रही हूँ, यही दवाई अगर आपके डॉक्टर से आप परमिशन लेके चालू करिए, और फिर देखिए, वी विल ऑल्सो प्रे फॉर दिस मिरेकल, बट आई हैव सीन दिस मिरेकल इन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू होप कि अगर आपका डॉक्टर अलाउ करे तो यही दवाइयां आप स्टार्ट कर दीजिए सर। और इमीडिएटली ऐसा करिए कि मकरध्वज और श्वास कुठार कूट के अदरक और शहद में दे के उसको, बिकॉज आरटी में देना पड़ता है, तो पानी में डाइल्यूट करके आपकी सारी दवाइयां जाएंगी। तो अगर अलाउ करे तो ये करिए, इसके अलावा कोई मैजिक सोल्यूशन मेरे पास भी नहीं है सर। मकरध्वज वटी और श्वास कुठार, यस सर। और बाकी जो काढ़ा वाड़ा मैंने बताया है, वो जीतो के ग्रुप से सब जगह फैल जाएगा, यही ट्रीटमेंट आप करिए। यस प्रियांक जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कमेटी से कलकत्ता वाले रहना जाए, लग रहा है यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आए, तो कमेटी वालों के कोई क्वेश्चन हो तो उनको पहले आंसर किया जाए। भाविन भैया का एक क्वेश्चन है। भाविन भैया जी, मेरे को ये पूछना है कि हम लोग बहुत बार, जैसे आपने भी आयुर्वेदिक का बताया, तो कोई आदमी आयुर्वेदिक अलोंग विद एलोपैथी ले सकता है क्या?
क्योंकि आदमी को लगता है कि हम सर वो तो विश्वास की बात है। हाँ बस, तो वो ले सकते मैं एग्जैक्टली यही बताऊंगी कि ले तो सकता है। आप अगर एंटीबायोटिक का कोर्स करते हो तो डॉक्टर आपको पहले बोलता है भाई भूखे पेट मत देना। हम जो बुखार में बोल रहे हैं भूखे रहने बोल रहे हैं। तो एक नॉर्थ है और एक साउथ है। अब नॉर्थ वो जो बोलता है कि आपको जो समझ बचपन से सिखाया गया है, समझाया गया है कि बुखार में वीकनेस आती है तो खाओ, और हम ऐसा बोल रहे हैं कि बुखार की वीकनेस ओवर खाने से आई है तो भाई भूखे रहो। तो वो दो में कोई मेल ही नहीं। तो मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आयुर्वेद की बात करूंगी। जो समझना है, जिनको समझना है वो समझ चुके हैं। तो जो है बोलते हैं लोग कि भाई आपकी ट्रीटमेंट में मल्टीविटामिन कौन सी हुई, आप शरीर को ताकतवर देने वाली कौन सी दवाई हुई। आयुर्वेद में जो है ट्रीटमेंट जो है वो 2 स्टेज में होती है सर। सबसे पहला स्टेज ये होता है कि दोष को हम शरीर के बाहर निकालते हैं, और दूसरा स्टेज होता है कि शरीर को इतना मजबूत करते हैं कि वापस दोष आ ना पाए। और ये चीज में लोग मात खा जाते हैं। लोग बोलते हैं अरे बुखार है, आप बुखार रख रहे हो, कमजोरी आ जाएगी। अगर उस टाइम पे मैं आपको ताकत की दवाई दूं, बीट च्यवनप्राश, बीट सुवर्ण वसन मालती, बीट मैं आपको मोती पिष्टी खिला दूं, ये खिला दूं, तो वो जो दवाई है वो आपकी बीमारी को भी शक्ति देगी। आपके खाली शरीर को शक्ति नहीं देगी, बीमारी को भी शक्ति देगी। तो आयुर्वेद का सिद्धांत फर्क इतना है कि हमारी जो मल्टीविटामिन है आयुर्वेद की, वो हम शरीर से जब दोष ठीक हो गया तब देते हैं। तो जो रसायन प्रयोग जो बोल रहे हैं, जब दर्दी को कोई बीमारी अब नहीं है, अब वो स्वस्थ है तो वापस बीमार ना हो उसके लिए रसायन प्रयोग है। पर बीमारी चल रही है, बुखार है, और मैं उसको ताकत की दवाई दे दूंगी तो बुखार को भी ताकत मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेद में, लेट इट वेरी क्लियर, कि आयुर्वेद में मल्टीविटामिन रोगी को नहीं दे सकते। पहले रोग दूर करना है, दोष दूर करने, उसके बाद उसका शरीर में जो तकलीफ आई थी, उससे जो कमजोरी आई, तो रोग दूर होने के बाद कमजोरी की इलाज किया जाएगा, उसके साथ नहीं तो रोग को भी वो ताकत मिलेगी। यस भावेन जी, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हमारे यूथ विंग के चेयरमैन है ऋषभ जी नाहटा, उनको एक क्वेश्चन पूछना था। यस ऋषभ जी, आपके बारे में काफी सुना है, आज आपको फेस टू फेस देख भी लिया। मैडम इसे पूछा था, डस्ट एलर्जी के लिए क्या उपाय है आयुर्वेदिक में? अब सी आप नाम ही एलोपैथी ला रहे हो, जोरदार नाम ला रहे हो। सॉरी, एलोपैथी मतलब आयुर्वेदिक में मैं बोला। आपका नाम है ऋषभ नाहटा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तो आपके रूट्स मारवाड़ से हैं, इसका मतलब आप मारवाड़ी हो। अब मारवाड़ में तो धूल ही भरी है और कुछ है ही नहीं, तो हर मारवाड़ी को डस्ट एलर्जी होनी चाहिए। तो इसका ये समझने का है सर, ये बात जो है पोलन एलर्जी समझाते हैं, डस्ट एलर्जी समझाते हैं। तो भाई पोलन कब आता है? वसंत में फूल खिलते हैं तब पोलन आता है। तो वसंत में कफ का काल है, कफ का प्रकोप वसंत में होता है, इसलिए ही वसंत में ऐसी चीजें खिलाई जाती है सूखी लूखी, ताकि कफ खींच के आदमी बाहर निकाल सके। और तो जो एलर्जी की सीजन है, तब जो मैंने आपको बेसिक परहेज बताई है, तब आप तलावा मत खाइए। जो पोलन की सीजन है, डस्ट की सीजन है, जब हवा में डस्ट उड़ती है, जब विंडी आता है ना, बीट स्प्रिंग एंड बीट ऑटम, पत्ते गिरने के टाइम और फूल उगने के टाइम ये एलर्जीज होती है। तो अब आप जो दिनचर्या ऋतुचर्या, आई एम श्योर इस सेमिनार के बाद आप लोग पढ़ना चालू करेंगे, तो नाक में खाली दीवेल लगाने से एलर्जी की प्रॉब्लम, डस्ट एलर्जी से बचा जाता है। उसके अलावा जो आजकल लोग कर रहे हैं, कोई नमक का गरारा कर रहा है, कोई हल्दी का गरारा कर रहा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक वार्म वाटर के गरारे दिन में 2-3 बार करे जाएं, तो आपको या तो मुंह से धूल अंदर जाती है या नाक से धूल अंदर जाती है। आप मुझे ऐसा समझा रहे हो कि धूल से छींके होती है, तो आप नाक में आप कैस्टर ऑयल लगाइए। और उसके अलावा आयुर्वेद में एक डेंटल मंजन के बाद बहुत अच्छा एक गंडुश, तेल गंडुश की एक प्रक्रिया बताई गई है आयुर्वेद की दिनचर्या में, जो आप दंत मंजन, दंत धावन बोलते हैं उसको, यानी दांतों की सफाई। धावन मतलब धोना, तो जैसे कपड़ों का धावन होता है, शरीर का धावन होता है, वैसे ही एक बताया गया है गंडुश। तो गंडुश में बताया गया है तेल गंडुश, यानी तिल का तेल का कुल्ला। अब आदमी तो तिल का तेल खाता भी नहीं है, वो तो रिफाइंड ऑयल खाता है,
तो कुल्ले के लिए कहाँ से मैं बोलूं कि आप लाओ और खाओ और करो। तो आयुर्वेद में बताया है कि मंजन के बाद आपको तिल के तेल को मुंह में भर के ऐसे 15-20 बार चबा के और फिर उसको थूक देना है। बाप रे, तेल वेस्ट कर रही है। पर ये आयुर्वेद में पहले के लोग करते थे, ना उससे जबड़े के रोग होते थे, ना उससे दांत के रोग होते थे, ना उससे मसूड़ों में से तेल गिरने का प्रॉब्लम, खून गिरने का जो प्रॉब्लम होता है वो होता था, और ना उससे ये डस्ट एलर्जी होती थी। तो आप थोड़े दिन के लिए, अगर आपको इस सीजन में डस्ट एलर्जी होती है, तो वो 15 दिन 20 दिन आपको पता ही होगा। जिनको होती है उनको पता ही है कि मेरे को दिवाली के टाइम प्रॉब्लम होगी, होली के टाइम प्रॉब्लम होगी। तो उन दिनों में सुबह दंत मंजन करने के बाद तेल का ये गरारा करे, डस्ट एलर्जी गायब हो जाएगी। ममता जी। हेलो मैम। आगे बोलिए ममता जी। मैम, मेरा बेटा 9 साल का है और मैं पिछले 1 साल से उसको 2 चिमटी हल्दी विद 1 स्पून मिल्क देती हूँ मैं। मुझे मेरे हस्बैंड को हल्दी महंगी मत करिए मैम, आपकी रसोई में हल्दी का यूज करिए, दाल सब्जी के वघार में यूज करिए प्लीज। नहीं दूं? क्यों देना है? अच्छा खाना दीजिए मैम, घी में अच्छा रसोई करिए, गाय के घी खिलाइए। तो मैम एक्चुअली वो एवरीडे नीचे खेलने जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी के अलावा और कुछ करना है, बिकॉज मैं घरेलू इलाज नहीं बिलीव करती हूँ। मैम, जो आपके भारत है ना, भारत, उसमें सिटी कम गांव ज्यादा है, और गांव के लोग धूल में ही खेलते हैं। तो आपको टेंशन है, आप लकी हो कि वो नीचे खेलने जा पा रहा है, उसको खेलने की जगह है, तो उसमें टेंशन मत करिए, प्राउड होइए प्लीज। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? कुछ होए तो ही करने की जरूरत होती। आई होप आप आपके बच्चे को 4:30 सुबह उठाते होगे। 7 तो 4:30 उठाना है और 10 बजे तक सुला देना है, फिर आप देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। संजय जैन जी। जय जिनेंद्र। मैडम, मेरे को है ना स्लीप एपनिया डिजीज है, और है ना उसमें ना मेरे को ना खराटे लेते हो सर और सोते बराबर नहीं हो। स्लीप एपनिया बड़ा नाम जोरदार है सर। पता नहीं तो है, 10,000 रुपए का टेस्ट किया उन्होंने, और है ना मेरे मतलब आयुर्वेदिक सर में मेरे ना को बता दिया होता, 1 रुपए में इसका इलाज होता है। जो ये मैं दिवेल लगाओ घी लगाओ घी लगाओ बोल रही हूँ, आप बस नाक में सोने के पहले लगाओ सीपैप, और कंटिन्यूस लगाना, एक दिन में नहीं मिटेगा, वो भी बता दो। कंटिन्यूस लगाइए। नाक में आप एरंडी का तेल या घी या फिर घी सोने के पहले लगा के सोइए, ये स्लीप एपनिया गायब हो जाए। नहीं, उसमें ना बोलते कि ना रात में ना सांस रुक जाती है बोले लेना में, आपका ना इतना देर तक सांस नहीं आया। सर जो है ना सर, ये स्लीप एपनिया भी 5-7 साल में ही आया है। अच्छा। जैसे कोरोना अभी आया है ना 1.5 साल में, जैसे हर साल ये लोग नए अच्छे नाम देते रहते हैं, बीमारियां बढ़ाते रहते हैं। नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम होती इसमें थी मेरे? होता आपको खराटे आप लेते होगे, मुंह खोल के नहीं सोते नहीं 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 नहीं, मेरे को इससे खराटा नहीं आता था, खराटे की प्रॉब्लम नहीं थी मेरे। इसके अंदर में था कि मैं ना लेथर्जिक फील करता था दिन में, एकदम मेरे को कहीं पर भी है ना अचानक से इतनी जोरदार नींद आने लग जाती थी कि मैं जहाँ हूँ वहीं पड़ जाता था। ये लेथार्जी क्यों फील करते हो? जो है भारत में ना, पहले सबको पता था कि किस साइड सोना है, और ये अब भारतीय लोग भूल गए। तो जो लिखा है हमारे शास्त्रों में, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगी। सीधा सोए जोगी, जोगी जो है ना संसार छोड़ चुके संत, उल्टा सोए भोगी सेठ जी, दाया और बाया, राइट और लेफ्ट के लिए रोगी और निरोगी, ऐसा बताया है। राइट सोए रोगी, यानी अगर आप राइट साइड सोते हो तो कुछ नया नया रोग आने वाला है। मैंने राइट हैंड की तरफ ना करवट लेकर के अगर हम सोएंगे तो रोगी, और और लेफ्ट हैंड की तरफ करवट लेकर सोएंगे तो निरोगी। निरोगी काया के लिए स्लीप टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। ओके, मैं लेफ्ट साइड ही सोता हूं। अब आप लेफ्ट साइड सोएंगे? नहीं, लेफ्ट साइड ही सोता हूं मैं। तो मास्क लगा के सोना ना थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल रहता वो, मतलब पर आपने मास्क लगाया है, हमने तो दिया नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि खाली दीवेल लगाइए या घी लगाइए, मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी? अच्छा ठीक है। और इसके अलावा मेरे हार्ट के अंदर में ब्लॉकेज भी बताते हैं, लेकिन सर, ना वो मैं कम ऑनलाइन कंसल्टेशन करती नहीं हूँ। आयुर्वेद ऑनलाइन कंसल्टेशन में नहीं मानता है। वो नाड़ी देख के, हर इंसान की नाड़ी देख के, उसकी प्रकृति समझ के फिर चिकित्सा की जाती है। तो आप, आई एम श्योर दे विल शेयर माय क्लिनिक डिटेल्स विद यू। ओके। और है ना मेरे प्रियांक जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लास्ट है, मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन भी है, वो है ना मैंने
क्या ऑपरेशन ही जरूरी है उसके लिए या ऐसे भी ठीक हो सकता है? आयुर्वेद 100% गॉल ब्लैडर स्टोन को निकाल सकता है। यहाँ पे वैद्य भी डरते हैं और डॉक्टर भी डरते हैं। सी आप ये समझना है आपको कि गॉल ब्लैडर जो है वो पाचन संस्थान का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अंग है, और जो किडनी स्टोन जो है वो यूरिनरी सिस्टम का एक अंग है। तो जो पथरी की दवाई आप लेते हो अगर तो वो किडनी के लिए होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पित्ताशय गॉल ब्लैडर को बोलते हैं। तो वो पित्त करता है ताकि आदमी का फूड डाइजेशन बराबर हो सके। कोई भी कारण से वो पित्त कलेक्ट होकर गट्ठे बनते हैं, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन डॉक्टर बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं पित्ताशय की पथरी। तो उसमें हम पित्ते तु रेचनम यानी पित्त में विरेचन कराना है, ऐसा सिद्धांत है, यानी पोटियां दस्ते लगवानी है। तो हम ये ट्रीटमेंट देते हैं विरेचन का, और दस्ते लगती है और सारा पित्त पोटी के मार्ग से निकल जाता है और गॉल ब्लैडर सोनोग्राफी कराने के बाद स्टोन गायब हो जाता है। यस प्रियांक जी। यशवी भुतोड़िया जी। हाँ, मेरी भाभी 62 इयर्स की है, उनका डायबिटीज कंट्रोल्ड है। 20 दिन पहले कोविड हुआ था, और पर अभी उनको 2 प्रॉब्लम है। 99 बुखार आता है दोपहर के टाइम पे, और एक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। मैम तो सोने के पहले 1 कप गर्म पानी पिलाइए, और अगर गर्म पानी से 2-3 दिन देखिए, गर्म पानी से कॉन्स्टिपेशन सॉल्व नहीं होता है तो हरडे त्रिफला वैसे सामान्य कोई भी आयुर्वेदिक चूर्ण देकर आप ये कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर सकते हैं। और जो आप बोल रहे हैं दोपहर के बाद बुखार आता है, तो पहले बताया गया है काली मिर्च का काढ़ा लंच के बाद वो दीजिए। Priyank ji, if your committee has any other questions, we would like to do that first. One more, ma'am. Grishma, I'll ask you to unmute. Grishma. हेलो या हेलो मैम, एक्चुअली मेरे को पूछना था कि अगर कोई इंसान को कोविड हुआ है एंड उनको स्वॉलो करने में प्रॉब्लम्स हो रहा है, खाना ठीक से नहीं खा पा रहे, तो क्या कर सकते हैं? मैम पहले तो ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जो आप बता रहे हो वो रिफ्लेक्स, इसोफेजियल रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो खाना आपने क्या किया है, कोविड हो गया है उसके बाद हुआ है? प्लीज बी लिटिल मोर स्पेसिफिक। कोविड हुआ है, कोविड अब में है अभी, सो होम आइसोलेशन में है, तो उनके ना स्वॉलो कितने दिन हुए मैम? 5-6 डेज। तो आप 100% उनको घी में खाना खिला रहे हैं, तेल में रसोई नहीं करा रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें दाल चावल खिचड़ी सूप सब्जी इसके अलावा दिया नहीं जाता है। हाँ मैम, वही सब आता, एक्चुअली वही सब खिला रहे हैं, क्योंकि ज्यादा तो वो खा भी नहीं पाते, तो उनको सूप वगैरह एंड खिचड़ी दाल चावल वही सब दे रहे हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि स्वॉलो करने में दिक्कत, यानी अंदर गले में जहाँ से खाना नीचे उतरता है वहां पे सूजन है मैम, इसलिए स्वॉलो में प्रॉब्लम हो रही। तो ये एक सॉल्यूशन मैं प्रियांक जी सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। यही सॉल्यूशन लोगों को जो टॉन्सिल होता है, गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल पक गए, बच्चों में काकड़े पकते हैं, यही सॉल्यूशन उनके लिए भी है। प्लीज कृपया ध्यान से सुने। 1 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच नमक, इसको एरंडी के तेल में मिक्स कर दीजिए, और दिन में 2-3 बार नखून कटी हुई अंगुली से, सूरज की अंगुली हो तो ज्यादा अच्छा, पूजा की अंगुली जो बोलते हैं, नखून कटी हुई अंगुली से अंदर गले की तरफ पे इसको लेप कर दीजिए थोड़ा सा। ऐसा 2 दिन करेंगे, उसके ऊपर 15 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं है, तो अंदर जो बेसिक स्वेलिंग हुई है वो गायब हो जाएगी। तो यही ट्रीटमेंट टॉन्सिल्स का भी है, और जिसको खाना निगलने में तकलीफ होती है इनिशियल कोविड में, आप बता रहे हो क्योंकि कफ से वो हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन काम करेगा। यस प्रियांक जी, थैंक यू। राइट, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, कि खाली कोविड रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछें, एंड बाकी क्वेश्चंस के लिए हम लोग पूजा मैम के साथ एक और सेशन कर सकते हैं ऑन पब्लिक डिमांड। तो बिकॉज यू नो स्पेसिफिकली इससे डेडिकेटेड था, तो आई वुड रिक्वेस्ट ओनली कोविड रिलेटेड क्वेश्चंस। ललित वचेता जी, आई कैन सी हिज हैंड। या ललित वचेता जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है सर के मैडम को ये मैं पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में लॉकडाउन का महत्व क्या है, और लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कोविड के प्रॉब्लम में? सर जो ये लॉकडाउन की बात है वो सरकार कोविड से डर रही है, हम तो नहीं डर रहे। और हम तो, मैं जैसे आपको मैंने बताया कि मैं पॉजिटिव पेशेंट को छू के दवाई देती हूँ, तो ये जो बता रहे हैं कि छूने से फैलता है, ये होता है, भाई सर्दी कफ तो एक रूम में रहने, 4 बच्चे एक रूम में खेल रहे हैं,
दो को सर्दी है, दो को नहीं है, तो 2 दिन बाद दूसरे 2 को हो ही जाएगी, तो उससे डरना क्यों है? उसको आप आपके बच्चे को तुलसी खिलाओ, पुदीना ये खिलाओ, सर्दी कफ का इलाज करो। तो लॉकडाउन क्यों हो रहा है वो तो बड़े बड़े दुनिया के इकोनॉमिस्ट जाने, मेरे को इतना जरूर पता है कि कोविड से डरना नहीं है, लड़ना है। तो आप घर में अगर बैठे हो और लॉकडाउन है तो उसका सही इस्तेमाल करो, आयुर्वेद की किताबें पढ़ो और आपकी दिनचर्या सुधारो, ताकि फिर से जिंदगी में कभी लॉकडाउन ना आए आपकी जिंदगी में। Thank you, ma'am. We have, I think, I can see about 12 to 15 hands, right? So, as per your time availability, I would request you to tell me, I mean, you know, how many questions we need to I allow. think we will switch off at 8, sir. So we can continue till Right. Okay, great. Neetu Sethia ji. हेलो मैम, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं रात को जब सोती हूँ तो सोने के बाद बीच बीच में मुझे कफ आता है, उसकी वजह से मुझे उठ उठ के थूकना पड़ता है, और प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी वजह से नींद भी मेरी प्रॉब्लम होती है। मैम इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, जो हल्दी का दूध की किसी ने बात की थी कि मैं मेरे बच्चे को रोज पिलाती हूँ। मैम हल्दी जो है, अगर हल्दी में आप हाथ डालते हो और हाथ धोते हो ना, फिर भी आपके हाथ येलो हो जाते हैं, तो हल्दी जहाँ चिपकती है वहां उसका काम करती है। तो जो आपको बोल रहे हो गले से कफ आता है रात को, तो आप हल्दी और मिश्री का पाउडर मिक्स कर दीजिए, मिश्री या चीनी नहीं, आधा चम्मच हल्दी आधा चम्मच मिश्री मिक्स करके सोने के पहले फाँक लीजिए। फाँकना है, किसी चीज में मिला के नहीं लेना है, क्योंकि दवाई आपकी गले की करनी है, पेट की नहीं। तो फाँक के ऊपर गर्म दूध या गर्म पानी पी लीजिए, तो गले में वो हल्दी चिपक जाएगी, मिश्री नीचे उतर जाएगी, और हल्दी रात भर वहां काम करेगी, आपको सर्दी कफ आधी रात को नहीं होगा। मैडम प्रियांक एक मिनट, मैडम जो भी क्वेश्चन कोविड रिलेटेड है वही आप आंसर दीजिएगा, और कोई नॉन कोविड है पास कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये सेशन खास करके कोविड के लिए है। लोगों में बहुत भाई है, तो अपने कोविड वाले रुक रह जाएंगे और नॉन कोविड चलता ही रहेगा। तो आप ना अभी जिसको भी प्रियांक फटाफट पूछो, जो है नॉन कोविड होगा वो पास बोल देंगे, ताकि वो क्वेश्चन का आंसर आज नहीं होगा, बिकॉज कोई भी कोविड वाला रह नहीं जाए, अभी भय कोविड का है। हाँ ओके भैया, ओके अंडरस्टूड। 1+6 आपका ये। हाय मैम, मैम मेरे पापा को अराउंड 20 डेज पहले कोविड हुआ था, बाद में मतलब एलियोपैथी दवाई से 7 दिन में वापस नेगेटिव आ गया था, बट देन उसके बाद मतलब 3-4 दिन से उनको कभी कभी बुखार हो जाता है, कभी कभी मतलब बोलते हैं बॉडी फुल टूटने लग जाती है। तो सर ऐसा है कि फिर से कोविड हो गया है, आप समझ लो। तो एक्चुअली मैंने वापस वो एलियोपैथी दवाई स्टार्ट की है, बट इट इज नॉट मेकिंग एनी, मतलब जो पहली दवाई दे रहा था दैट इज नॉट, मतलब उसका कोई अभी इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं कि अब उस दवाई से आपका बॉडी इम्यून हो गया, अब डोज चेंज करो, एंटीबायोटिक बदलो, ये करो वो करो। सर आपको जो इस सेमिनार में 7 दिन का कोर्स बताया है वो मैं जीतू फोरम को भी भेजूंगी, मेरे फेसबुक के ग्रुप में भी इसका हिंदी का प्रिस्क्रिप्शन आज मैं पेस्ट कर दूंगी रात को। एक्चुअली वो आज 7 दिन का कोर्स मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बस तो फिर चिंता ही मत करिए, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। शिखा। या हेलो, बोलिए शिखा जी। नमस्ते मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे हस्बैंड को लास्ट मंथ कोरोना हुआ था, और जस्ट उसके 3 डेज बाद जो डॉक्टर रिपोर्ट करने का बोलता है ब्लड रिपोर्ट, तो उसमें हीमोग्लोबिन 7 आया था। मैम इसीलिए हम पहले 3 दिन अनार खिलाते हैं, संतरा मौसम्बी खिलाते हैं, ताकि खून की कमी ना हो। फालसा खिलाते हैं, फालसा अनार, ये जो चीजें हैं वो खून को बढ़ाती है। तो प्लीज आप यही चीज जो है 3 दिन आप बुखार की दवाइयां जो सुदर्शन बता रही हूँ वो दीजिए, और इनको फ्रूट्स पे रखिए, ये जो फ्रूट्स हैं, और श्योरली उनका हीमोग्लोबिन रेज हो जाएगा। ओके ओके थैंक यू। दिलीप महेश्वरी जी। दिलीप महेश्वरी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट प्लीज। निशा भंडारी। नेक्स्ट प्लीज। सज्जन जैन। रेडमी। सज्जन जैन बोलिए मैम। एक मिनट। बोलिए क्वेश्चन। मैम ये जैसे बुखार आया, मैम बुखार आया था, 4 दिन मैंने सुदर्शन घनवटी ली थी,
अभी बुखार नहीं है, और आड़ूसा का जैसे जो वो लिया था काढ़ा, तो उसके बाद अब मुंह में पूरा वो आड़ू वही पूरा वैसे ही मतलब स्मेल जैसा आ रहा है। मतलब अरडूसी की स्मेल आ रही है? हाँ सर इसका मतलब ये है कि कफ अभी कम नहीं हुआ है। आप जैसे बता रहे हैं कि आज चौथा या पांचवा दिन है, तो और 3 दिन शायद ये फीलिंग रह सकती है। 8वें दिन 100% ये कम हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, वही सर भी मतलब थोड़ा Yes, वही प्रियांक उसके कारण सर भी वो पकड़ रहा था ऐसा। फीवर नहीं है अभी। किंजल अजमेरा जी, किंजल अजमेरा। Yes, ma'am. Can you please mute Sajjan ji? Can you please mute Sajjan ji? Yes, Kinjal ji. यस मैम, मेरे फादर ने ना अप्रॉक्स 20 डेज पहले कोविड वैक्सीन ली थी। उसके बाद भी उनको सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जैसे कि टेम्परेचर, खांसी, गैस, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गया था, एंड कॉन्स्टिपेशन। तो डॉक्टर ने ये बोला कि उनको कोविड वापस से आके गया है, और उसके कारण उनको माइल्ड अटैक भी आ गया है। लाइक एक दिन रात को उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके कारण उनको जब दूसरे दिन रिपोर्ट्स करवाए तो पता चला कि उनको अटैक भी आके चला गया है। सो नाउ नेक्स्ट दे आर सेइंग कि एंजियोग्राफी करके सारा कुछ देखना पड़ेगा कि ब्लॉकेज वगैरह कितना है, क्या है। और सो आई मैम इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कोवैक्सिन और कोविशील्ड जो गवर्नमेंट की वैक्सीन की वेबसाइट है, उसमें वैक्सीन के इफेक्ट्स और वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। एंड उसमें क्लियरली जो आप बता रही हैं ये सारी चीजें मेंशन्ड है। तो समझदार को समझ के लेना है, लेना या नहीं लेना वो आपको नक्की करना है। ओके मैम, नेक्स्ट यहाँ पे आयुर्वेदिक पे ये हार्ट की ट्रीटमेंट्स होती है, लाइक दे आर आस्किंग फॉर एंजियोग्राफी। नेक्स्ट प्रियांक जी। हाँ विवेक जी। विवेक जी प्लीज। हेलो। हाँ विवेक जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। था मेरा एक 5 महीने का बच्चा है, तो सिंस बर्थ कफ रहता है, वो कैसे दूर करना? मैम बच्चा, this is not a COVID related, you can get back to me later. Yes Priyank ji. उर्मिला जैन। उर्मिला जैन जी। Priyank ji, अब 5 मिनट बाकी हैं. If people don't have questions, we will just wrap it up. If there is anything from your committee side and if there is any other suggestion, we'll wrap it up today. Wrap up in 5 minutes. मैंने एक इंजेक्शन लिया था कोविड का, लेकिन सेकंड इंजेक्शन अभी नहीं लूँ तो चलेगा क्या? मैं क्या गिर गई, इसलिए मेरे बैक में थोड़ा ये हो गया है। मैं इंजेक्शन के बारे में बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं आयुर्वेद के बारे में बोलने के लिए क्वालिफाइड हूँ। तो आयुर्वेद की पूरी ट्रीटमेंट मैंने बता दी है, आपको फॉलो करिए। थैंक यू। विशाल गोलछा जी। उर्वशी शर्मा, इंदिरा सांघवी। क्या? हाँ विशाल। हाँ जी, मैं खाली इतना जानना चाहता था कि ओरल कैंसर का क्या आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है? सर मेरा बायो आपने शायद नहीं सुना। आई एम अ कैंसर एंड कोमा स्पेशलिस्ट। आयुर्वेदिक डॉक्टर है, खूब मस्त बता रही है सब। आयुर्वेदिक वैद्य है, आयुर्वेद डॉक्टर होते ही नहीं है। थैंक यू मैम। उर्वशी शर्मा जी। यस मैम। मैम इनिशियली मुझे कोविड के सिम्टम्स आए थे, तो मैम RT-PCR तो नहीं करवाया, पर मैम ऐसा है कि स्मेल और टेस्ट मुझे अभी भी नहीं आ रहे हैं। मैम तो 100% आपको जो आज के दिन में जो COVID-19 बोलते हैं वही है, तो आप ये 7 दिन का कोर्स करिए। एग्जैक्टली मैम। नेक्स्ट। ठीक है। दिलीप महेश्वरी जी। इंदिरा सांघवी। इंदिरा सांघवी जी। ओके हेलो मैम प्लीज थोड़ा सा जल्दी। हाँ थैंक यू। यस मैम। हेलो मैम प्लीज थोड़ा सा जल्दी पूछिए। हाँ मैं सुबह उठती हूँ ना, तब एकदम मेरे को सुस्ती लगती है और सांस लेने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती है, और गले में भी अगर आपको सालों से हो रहा है, आपको अगर ये सालों से हो रहा है तो आप किसी वैद्य को नाड़ी दिखाइए और इसका इलाज कराइए। नहीं सालों से नहीं, लेकिन मैडम इसको पास कर देते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन। थैंक यू। यस सर। किसी क्वेश्चन निशा भंडारी।
रेडमी दिलीप महेश्वरी जी। हेलो। Yes, sir. We will wrap it up. If last question. या ओके मैम, मेरे को ये पूछना था कि मेरी पंसारी की शॉप है और डेली हमारे पास लोग आ रहे हैं कि हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमें कोविड है, तो हम उन्हें नेगेटिव मतलब बोल रहे हैं कि आप सिंपल आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई भी लो बट कोविड का टेस्ट मत कराओ। तो जो आपका ये जो पूरा प्रोटोकॉल है ये आप वीक का, हम अगर कोविड पॉजिटिव है चाहे नहीं है, सिर्फ बुखार है और सिंपल सिम्टम है, उसमें भी हम ये दे सकते हैं उनको? यस सर, अगर आपको इनमें से कोई भी 1-2 लक्षण है तो प्लीज बेझिझक ये चालू कराइए, टेस्ट पे पैसा बर्बाद मत कराइए। ओके, हम वही था, क्योंकि पंसारी हैं तो बहुत लोग आते हैं तो फिर लोग डर रहे हैं। प्लीज सर, बेस्ट है, तभी इंडिया बचेगा। प्लीज सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रियंक जी, मेरे को बड़ा मजा आया, आपको आया या नहीं वो आप जानो। नहीं मैम, बहुत अच्छा सेशन था। फॉर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स मैम, आई वुड रिक्वेस्ट आवर सेक्रेटरी अंकित बर्मेचा। अंकित मेरा एक क्वेश्चन था मैम। यस, टेल मी। मेरे को 10 अप्रैल को कोविड हुआ था, उसके बाद से मेरे को ड्राई कॉफ है बहुत। सर, कंठकारी अवले या वासा अवले, ये ड्राई कफ की बहुत अच्छी दवाई है, कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिलेगी, आप 1-1 चम्मच ले सकते हैं। एक बार दवाई का नाम रिपीट करेंगे मैम प्लीज? कंठकारी अवले। कंठकारी अवले या वासा अवले। कैसे करके लेनी है मैम? अंकल, अवले का मतलब है ये चाटन है या सिरप है, तो आपको सिर्फ 1-1 चम्मच सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे लेनी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूजा जी, हम सब लोग अभी अंकित बर्मेचा वोट ऑफ थैंक्स देगा और हमारा एक छोटा सा इवेंट बता देना है नेक्स्ट इवेंट का। एंड वी जस्ट वांट टू एक्नॉलेज योगेश जी कांकरिया, जिन्होंने आपको हमको इंट्रोड्यूस कराया जीतो में। तो अंकित, प्लीज कंटिन्यू योर वोट ऑफ थैंक्स प्लीज। अंकित, यू हैव टू बी, पहले अनम्यूट करो। थैंक यू प्रियांक जी। जय जिनेंद्र, मैं अंकित बर्मेचा, चीफ सेक्रेटरी जीटो यूथ विंग। आज का ये जो सेशन था, इससे एक चीज तो बहुत साफ हो गया है कि जो कोविड का इलाज है वो हमारे घर पे ही है, बट हम इसका इलाज घर के बाहर ढूंढ रहे हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और इस वजह से हमारे रिलेटिव्स को और सफर करना पड़ रहा है। तो मैं तहे दिल से पूजा मैम का थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने ये सेशन हमारे साथ लिया और जो भी वो जितना क्लैरिफाई कर सकती थी कि घर पे बैठे कैसे कोविड-19 का इलाज हो सकता है और इसे कैसे 7 दिनों के अंदर हम ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर मैम ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, आई एम श्योर कि बहुत लोग को इससे फायदा होगा। एंड एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे मैम ने कहा कि कोविड-19 का बस नाम चेंज है, ये बीमारी वही है जो पुरानी हर साल सबको होती है, जो ऋतुओं की वजह से हर साल अमूमन सबको होती है, बुखार। डरने और डराने का नया नाम है अंकित जी। बस आई होप कि इस सेमिनार से हम ये डर दूर कर सके। जी, थैंक यू मैम। इसके साथ मैं थैंक यू करना चाहूंगा पंकज जी, राजेश जी भुटोरिया, चेयरमैन जीटो कोलकाता चैप्टर, पंकज जी कांकरिया, चीफ सेक्रेटरी जीटो कोलकाता चैप्टर, भावेन जी कामदार, सेक्रेटरी, अशोक जी वेंगानी, सेक्रेटरी जीटो कोलकाता, रोहित सुराना जी, ट्रेजरर जीटो कोलकाता, ऋषभ नाहटा, चेयरमैन जीटो कोलकाता चैप्टर यूथ विंग, और मेरी पूरी यूथ विंग टीम का, जिन्होंने इस इवेंट को एक ग्रैंड सक्सेस बनाया और हमने 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स आज देखे हैं इस इवेंट में। तो ये अपने आप में बताता है कि पूजा जी को सुनने के लिए कितने लोग पूरी इंडिया से, हमने तो सोचा था कि कलकत्ता से सिर्फ लोग जुड़ेंगे, लेकिन पूरी इंडिया से जुड़े हैं लोग, तो ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू पूजा मैम। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू जीतो कलकत्ता, एंड थैंक यू योगेश जी कांकरिया, थैंक यू सो मच। योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, और ऐसे हम लोग को इंट्रोड्यूस कराइए आप जीतो के साथ, और हम देखते हैं आपको आगे जीतो से आप जुड़ जाइए एकदम। मैं ऑल्सो आई विल लाइक टू शेयर दैट आई एम अ जीतो पेट्रन मेंबर फ्रॉम अहमदाबाद चैप्टर, एंड फॉर्चुनेटली आपके सेशन के बाद शायद जीतो अहमदाबाद मुझे अप्रोच करे, मैं वेट कर रही हूँ मेरी सिटी का मुझे अप्रोच करने के लिए। थैंक यू। Priyank, anything else? Priyank, you have to unmute.
Sorry. Yeah. Ankit, can you just share the next meeting का details? I mean. प्रियांक भैया. हाँ भैया. मैं next event के बारे में बता दूं कुछ? हाँ. Jai Jinendra, with the whole pandemic creating panic everywhere, therefore Jito Professional Forum along with Jito Youth Wing presents JPF iBox, introducing to you our speaker for the session, Dr. Ramesh Bhaskar, Associate Professor of MIT Boston, who will make you understand about the developing healthcare sector as a result of pandemic. And second speaker is Navin Munjal, MD of Hero Electric Vehicle, who will help us to understand the importance of electric vehicle in the highly populated air of the earth. This program will be started by today of 8:30, and the link would be shared in the chat box. So request each and every one you to join this next event. Thank you so much, Gaurav. Thank you so much, Bhavin Bhaiya. Rishabh, should we end the meeting over here? Okay. Right. We are ending the meeting. Thank you, everybody. Thank you so much, Bhavin Bhaiya. Thank you, Rajesh Bhaiya. Thank you. To end the meeting, and thank you, Yeah. Pooja. Thank you very much. Thank you, everyone.